चैप्टर 19 घर। मैं सोच रहा था कि क्या मैं कभी इस रात से ज्यादा खुशी से रात बिता पाऊंगा। मुझे इस पर संदेह था। सोते समय बेला ने मुझसे बार बार कहा कि वो मुझसे प्यार करती है। शब्द स्वयं, उसकी आवाज में पूर्ण आनंद की ध्वनि, यही सब मैं सुन सका। कभी चाहूंगी, मैंने उसे सच में खुश कर दिया। क्या ये बाकी सब बातों का बहाना नहीं था? आखिरकार सुबह सुबह वह गहरी नींद में चली गई। मुझे पता था कि वह फिर कभी नहीं बोलेगी। उसकी किताब पढ़ने के बाद, जो अब मेरी भी पसंदीदा किताबों में से एक है, मैंने ज्यादातर आने वाले दिन के बारे में सोचा, एलिस के सपने के बारे में कि बेला मेरे परिवार से मिलने आएगी। हालांकि मैंने एलिस के दिमाग में ये साफ साफ देखा था, लेकिन इस पर यकीन करना मुश्किल था। क्या बेला ऐसा चाहेगी? क्या मैं ऐसा चाहूंगा? मैंने एलिस की बेला के साथ काफी अच्छी दोस्ती पर विचार किया, जिसके बारे में बेला पूरी तरह से अनभिज्ञ थी। अब जब मुझे अपने भविष्य के बारे में आश्वस्त महसूस हुआ और उसके होने की संभावना थी, तो एलिस को उससे दूर रखना थोड़ा क्रूर लगा। बेला एम्मेट के बारे में क्या सोचेगी? मुझे 100% यकीन नहीं था कि वह खुद से अच्छा व्यवहार करेगा। उसे कुछ अप्रिय या भयावह कहना मजेदार लगेगा। शायद, अगर मैंने उससे कुछ ऐसा वादा किया जो वह चाहता है। कुश्ती का मैच, फुटबॉल का खेल, इसके लिए कोई कीमत चुकानी होगी जिसे वह स्वीकार करेगा। मैंने पहले ही देखा था कि जेस्पर उससे कैसे दूरी बनाए रखेगा, लेकिन क्या एलिस ने उसे यह बताने के बारे में सोचा था, या उसकी दृष्टि मेरे कार्य पर निर्भर थी? बेशक, बेला कार्लिसले से मिल चुकी थी, लेकिन अब ये कुछ अलग होगा। मैंने पाया कि बेला का कार्लिसले के साथ समय बिताने का विचार मुझे आकर्षक लगा। वो हम सभी में सबसे अच्छा था। उसे बेहतर तरीके से जानने से वो हम सभी के बारे में और अधिक सोच सकती थी। और फिर, बेला से मिलकर एस्मे बहुत खुश होगी। एस्मे का विचार, खुशी के बारे में मैंने लगभग मन बना लिया था। वास्तव में, बस एक ही बाधा थी, रोज़ाली। मुझे एहसास हुआ कि मुझे कुछ तैयारी का काम पूरा करना था, उसके बाद ही मैं वहां जा पाऊंगा। बेला को घर लाने के बारे में भी सोच सकता था, और इसका मतलब था उसे छोड़ देना। मैं अब उसे देख रहा था, उसके सपनों में डूबा हुआ। जब वह रात में घूमने लगी थी, तो मैं उसके बिस्तर के बगल में फर्श पर चला गया था। मैं गद्दे के किनारे पर झुक गया, एक हाथ आगे बढ़ाया, उसके बालों का एक गुच्छा मेरी उंगली के चारों ओर लिपटा हुआ था। मैंने आह भरी और खुद को सुलझाया। ये करना ही था। उसे कभी पता नहीं चलेगा कि मैं चला गया हूँ, लेकिन मैं इस छोटे अंतराल के लिए भी उसे याद करूँगा। मैं जल्दी से घर की ओर चल पड़ा। मुझे उम्मीद थी कि मैं अपना काम कम से कम समय में निपटा लूँगा। एलिस ने हमेशा की तरह अपना काम पूरा कर लिया था। मैं जो काम पूरा करना चाहता था, उनमें से ज्यादातर सिर्फ विवरण थे। एलिस जानती थी कि कौन सा काम सबसे जरूरी था, और निश्चित रूप से, रोज़ली सामने के बरामदे में सीढ़ियों की सबसे ऊपरी सीढ़ी पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी, जब मैं घर की तरफ भागा। एलिस ने उसे ज्यादा कुछ नहीं बताया था। जब मैंने पहली बार रोज़ली को देखा तो उसका चेहरा थोड़ा उलझन में था, जैसे उसे पता ही नहीं था कि वह किसका इंतजार कर रही है। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी उलझन एक तिरस्कार में बदल गई। ओह, अब क्या? रोज, प्लीज, मैंने उसे पुकारा। क्या हम बात कर सकते हैं? मुझे समझ लेना चाहिए था कि एलिस सिर्फ आपकी मदद कर रही थी, और खुद भी थोड़ा सा। रोसेली खड़ी हो गई और अपनी जीन्स झाड़ने लगी। कृपया, रोज। ठीक है, जो कहना है कहो। मैंने निमंत्रण स्वरूप हाथ आगे बढ़ाया। मेरे साथ टहलने चलोगी? उसने अपने होंठ सिकुड़े लेकिन सिर हिला दिया। मैं घर के चारों ओर से होते हुए रात के अंधेरे में नदी के किनारे तक ले गया। पहले तो हम चुप थे क्योंकि हम किनारे के साथ उत्तर की ओर बढ़ रहे थे। पानी के तेज बहाव के अलावा कोई आवाज नहीं थी। मैंने जानबूझकर यह रास्ता चुना था। मुझे उम्मीद थी कि यह उसे उस दिन की याद दिलाएगा जिसके बारे में मैं पहले सोच रहा था, जिस दिन वह एम्मेट को घर लेकर आई थी। पहली बार जब हम एक दूसरे से मिले थे। क्या हम इस पर काम कर सकते हैं? उसने शिकायत की। हालांकि वह सिर्फ चिड़ी हुई लग रही थी, लेकिन मैं उसके दिमाग में चल रही बातों को सुन सकता था।
वह घबराई हुई थी। उसे अभी भी डर था कि मैं उसकी शर्त पर नाराज हो गया हूँ। मुझे इस बात पर थोड़ी शर्म आ रही है, मैंने सोचा। मैं तुमसे एक काम मांगना चाहता हूँ, मैंने उससे कहा। ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, मैं जानता हूँ। ये वह दिशा नहीं थी जिसकी वह उम्मीद कर रही थी। मेरा कोमल स्वर ही हालांकि इससे वह और अधिक क्रोधित हो गई। आप चाहते हैं कि मैं मनुष्य के साथ अच्छा व्यवहार करूं, उसने अनुमान लगाया। हाँ, अगर आप नहीं चाहते तो आपको उसे पसंद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वह मेरी जिंदगी का हिस्सा है और इसलिए वह आपकी जिंदगी का भी हिस्सा है। मुझे पता है कि आपने इसके लिए नहीं कहा था और आप इसे चाहते भी नहीं हैं। नहीं, मुझे नहीं मालूम, उसने सहमति जताई। आपने एम्मेट को घर लाने के लिए मेरी अनुमति नहीं मांगी थी, मैंने उसे याद दिलाया। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यह अलग बात है। निश्चित रूप से अधिक स्थायी। रोसेली ने चलना बंद कर दिया और मैं भी उसके साथ रुक गया। वो मुझे आश्चर्य और संदेह से देखती रही। आपका क्या मतलब है? क्या आप स्थायित्व की बात नहीं कर रहे हैं? उसके विचार इन प्रश्नों में इतने उलझे हुए थे कि जब उसने एक अलग विषय पर बात की तो मुझे आश्चर्य हुआ। जब मैंने एम्मेट को चुना तो क्या तुम्हें कोई तकलीफ हुई? क्या इससे तुम्हें कोई चोट पहुंची? बिल्कुल नहीं, आपने बहुत अच्छा चुना है। वह मेरी चापलूसी से प्रभावित न होकर पुनः सूंघने लगी। क्या आप मुझे ये साबित करने का मौका देंगे कि मेरे पास भी यह है? रोसेली मुझसे दूर घूम गई और पुनः उत्तर की ओर बढ़ गई। अब वह जंगली जंगल के बीच से रास्ता बना रही थी। मैं उसकी तरफ नहीं देख सकता। जब मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो मैं उसे एक इंसान के तौर पर नहीं देख पाता। मुझे सिर्फ बर्बादी नजर आती है। मेरे इरादे के विपरीत मुझे लगा कि मेरा गुस्सा भड़क गया है। मैंने अपनी गरज को दबा लिया और खुद को संभालने की कोशिश की। रोज़ली ने अपने कंधे पर नज़र डाली और मेरे चेहरे पर आए बदलाव को देखा। वो फिर रुकी और मेरी तरफ मुड़ी। उसके चेहरे पर नरमी आ गई। मुझे खेद है। मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं इतना क्रूर लगूं। मैं उसे ऐसा करते हुए नहीं देख सकता। उसे हर चीज के लिए एक मौका मिला है, एडवर्ड, रोसेली ने फुसफुसाते हुए कहा। उसका पूरा शरीर तीव्रता से कठोर हो गया। उसके आगे संभावनाओं से भरा पूरा जीवन है और वह सब बर्बाद करने जा रही है। मैंने जो कुछ भी खोया है, मैं ये सब देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं सहमकर उसकी ओर देखने लगा। मैं रोज़ली की अजीब ईर्ष्या से परेशान था, जिसकी जड़ें वास्तव में बेला के लिए मेरी पसंद में थीं। वो हिस्सा बहुत तुच्छ था, लेकिन ये कुछ अलग था, बहुत गहरा। मुझे लगा कि अब मैं उसे समझ गया हूँ। बेला की जान बचाने के बाद ये पहली बार था। मैंने सावधानी से अपना हाथ उसकी बांह पर रखा, उम्मीद थी कि वह अपना हाथ झटक देगी। लेकिन वह एकदम शांत खड़ी रही। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैंने उसकी तीव्रता से मेल खाते हुए वादा किया। उसने मेरे चेहरे को बहुत देर तक देखा। फिर उसने अपने मन में बेला की तस्वीर बनाई। यह एलिस के सपनों का बिल्कुल सही चित्रण नहीं था, बल्कि एक कैरिकेचर था। लेकिन ये स्पष्ट था कि उसका क्या मतलब था। बेला की त्वचा सफ़ेद थी, उसकी आंखें चमकीली लाल थीं। छवि में भारी घृणा का भाव था। यह आपका लक्ष्य नहीं है। मैंने भी अपना सिर हिलाया, उतनी ही घृणा से। नहीं, नहीं, मैं चाहता हूँ कि उसे सब कुछ मिले। मैं उससे कुछ नहीं छीनूंगा, रोज़। क्या तुम समझती हो, मैं उसे इस तरह से चोट नहीं पहुँचाऊंगा। अब वह भी बेचैन थी। लेकिन आप इसे कैसे काम करते हुए देखते हैं? मैंने कंधे उचका दिए और एक ऐसी बेपरवाही का दिखावा किया जो मुझे महसूस नहीं हुई। 17 साल के लड़के से उसे उबने में कितना समय लगेगा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे 23 साल की उम्र तक दिलचस्पी बनाए रख सकता हूँ? शायद 25 साल की उम्र तक। आखिरकार वह आगे बढ़ जाएगी। मैंने अपने चेहरे को नियंत्रित करने की कोशिश की ताकि यह छिपा सकूं कि इन शब्दों की वजह से मुझे क्या नुकसान हुआ, लेकिन उसने मेरी असलियत समझ ली। यह एक खतरनाक खेल है जो तुम खेल रहे हो, एडवर्ड। मैं बचने का कोई रास्ता खोज लूंगा। उसके जाने के बाद मैं चौंक गया, मेरा हाथ मेरी तरफ गिर गया।
मेरा मतलब यह नहीं था, उसने कहा। देखो, तुम मेरे व्यक्तिगत मानकों पर खरे नहीं उतरते, लेकिन कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो तुम्हारी बराबरी कर सके, और तुम ये जानते हो। मैंने अपना सिर हिलाया। किसी दिन वह मुझसे ज्यादा चाहेगी जितना मैं उसे दे सकता हूँ। बहुत कुछ ऐसा था जो मैं उसे नहीं दे सकता था। तुम और ज्यादा चाहती है ना? अगर तुम उसकी जगह होती और एम्मेट मेरी जगह। रोज़ली ने मेरे सवाल को गंभीरता से लिया, उस पर गहराई से सोचा। उसने एम्मेट की कल्पना की, जैसा कि वह अब था, उसकी सहज मुस्कान, उसके हाथ उसकी ओर बढ़े हुए। उसने खुद को फिर से इंसान के रूप में देखा, अभी भी प्यारा लेकिन कम उल्लेखनीय, उसकी ओर वापस पहुंचते हुए। फिर उसने कल्पना की कि उसका मानवीय रूप उससे दूर हो रहा है। दोनों में से कोई भी छवि उसे संतुष्ट नहीं कर पाई। लेकिन मुझे पता है कि मैंने क्या खोया है, उसने सोचा, उसकी आवाज़ धीमी हो गई। मुझे नहीं लगता कि वह इसे इस तरह से देखेगी। मैं अब एक 80 वर्षीय व्यक्ति की तरह बोलने जा रही हूँ, उसने जोर से कहा। अचानक उसकी आवाज़ में हल्केपन का हल्का सा संकेत दिखाई दिया। लेकिन आप जानते हैं कि आजकल के बच्चे, वह कमज़ोर मुस्कान के साथ बोली। यहाँ और यहाँ के बारे में सब कुछ अब, 5 साल के भविष्य के बारे में तो सोचो ही मत, 50 साल की तो बात ही छोड़ो। जब वह तुमसे उसे बदलने के लिए कहेगी तो तुम क्या करोगे? मैं उसे बताऊंगा कि यह गलत क्यों है। मैं उसे वह सब कुछ बताऊंगा जो वह खो देगी। और जब वह भीख मांगती है। मैं झिझक रहा था, एलिस के मन में बेला के दुखी होने के दृश्य के बारे में सोच रहा था। उसके खोखले गाल, उसका शरीर पीड़ा में अपने आप में सिमटा हुआ था। क्या होगा अगर मेरी उपस्थिति, न कि मेरी अनुपस्थिति, वह कारण थी जिससे वह ऐसा महसूस कर रही थी। मैंने उसे रोसेली की कड़वाहट से भरा हुआ कल्पना किया। मैं मना कर दूंगा। रोज ने मेरी आवाज़ में दृढ़ता महसूस की, और मैं देख सकता था कि वह आखिरकार मेरे संकल्प को समझ गई है। उसने खुद को सिर हिलाकर जवाब दिया। मुझे अब भी लगता है कि यह बहुत खतरनाक है। मुझे यकीन नहीं है कि तुम इतने मजबूत हो। वह पलटी और धीरे धीरे घर की ओर चलने लगी। मैं उसके साथ साथ चल रहा था। आपका जीवन वैसा नहीं है जैसा आप चाहते थे, मैंने धीरे से कहा। लेकिन पिछले 70 सालों में, क्या आप कहेंगे कि आपको कम से कम 5 साल तो शुद्ध खुशी मिली है? उसके जीवन के सबसे अच्छे पलों की झलक, जो एम्मेट के इर्द गिर्द घूमते थे, उसके दिमाग में घूम रहे थे। हालांकि मैं देख सकता था कि, हमेशा की तरह जिद्दी, वो मुझसे सहमत नहीं होना चाहती थी। मैं आधे मन से मुस्कुराया। 10 साल क्या? उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मुझे मेरे 5 साल जीने दो, रोज़ली, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे पता है कि यह ज्यादा दिन नहीं चल सकता। जब तक खुशी संभव है, मुझे खुश रहने दो। उस खुशी का हिस्सा बनो। मेरी बहन बनो, और अगर तुम मेरी पसंद को उस तरह से प्यार नहीं कर सकती जिस तरह से मैं तुम्हारी पसंद को करता हूँ, तो क्या तुम कम से कम उसे बर्दाश्त करने का नाटक तो कर सकती हो? मेरे कोमल और शांत शब्द उसे ईंटों की तरह लगे। उसके कंधे अचानक अकड़ गए, भंगुर हो गए। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। जो कुछ मैं चाहता हूँ, उसे अपनी पहुँच से बाहर देखना। बहुत दर्दनाक है। यह उसके लिए दर्दनाक होगा, मुझे ये पता था। लेकिन मुझे ये भी पता था कि उसका पछतावा और दुख उस पीड़ा के एक अंश के बराबर भी नहीं होगा जो मेरे लिए इंतजार कर रही थी। रोज़ली की जिंदगी फिर से वैसी ही हो जाएगी जैसी वह अभी थी। एम्मेट उसे सांत्वना देने के लिए हर समय वहां रहेगा। लेकिन मैं सब कुछ खो दूंगा। क्या आप कोशिश करेंगे? मैंने पूछा, मेरी आवाज़ पहले से भी अधिक कठोर हो गई। कुछ सेकंड के लिए उसकी चाल धीमी हो गई और उसकी नज़रें अपने पैरों पर टिक गईं। अंत में, उसके कंधे झुक गए और उसने सिर हिलाया। मैं कोशिश कर सकती हूँ। संभावना है। एलिस ने सुबह बेला को घर में आते देखा होगा। उसकी आंखें चमक उठी, फिर से गुस्सा आ गया। मुझे इससे ज्यादा समय चाहिए। मैंने हाथ ऊपर करके उसे सांत्वना देते हुए कहा, जितना समय चाहिए, ले लो। मुझे ये देखकर दुख हुआ और थकान भी हुई कि उसकी आंखें फिर से संदिग्ध हो गई थीं। शायद वह इतनी मजबूत नहीं थी। उसे मेरी नज़र में न्याय का भाव महसूस हुआ।
उसने दूसरी तरफ देखा, फिर अचानक घर की ओर भागी। मैंने उसे जाने दिया। मेरे दूसरे कामों में इतना समय नहीं लगा, न ही वे इतने कठिन थे। जैस्पर ने मेरे अनुरोध को आसानी से स्वीकार कर लिया। मेरी माँ खुशी से झूम उठी। मैं एम्मेट से जो चाहती थी वह अब लागू नहीं होता। ये स्पष्ट था कि वह रोज़ली के साथ होगा और वह यहाँ से कहीं दूर होगी। खैर, यह एक शुरुआत थी। कम से कम मैंने रोज से कोशिश करने का वादा तो करवा लिया। मैंने नए कपड़े पहनने में भी 1 सेकंड का समय लिया। हालांकि स्लीवलेस शर्ट एलिस ने मुझे बहुत पहले जो दिया था, उससे मुझे कोई भी दुख नहीं हुआ, जिससे मैं डरती थी, और मुझे कुछ ऐसे सुख मिले जिनकी मैंने अपेक्षा नहीं की थी, फिर भी मैंने पाया। यह अजीब तरह से अरुचिकर था। मैं अपने सामान्य कपड़ों में अधिक सहज था। मैं बाहर जाते समय एलिस के पास से गुजरा, जो कि एक खंभे के किनारे पर टिकी हुई थी। पोर्च की सीढ़ियां, जहां रोज़ली पहले इंतजार कर रही थी। उसकी मुस्कान आत्मसंतुष्ट थी। बेला के आने के लिए सब कुछ एकदम सही लग रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। मैं ये बताना चाहता था कि अब जो कुछ उसने देखा वह अभी भी एक दृश्य मात्र है, जिसे पहले की तरह बदला जा सकता है, लेकिन इसमें परेशानी क्यों? आप बेला की इच्छाओं को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, मैंने उसे याद दिलाया। उसने आंखें घुमाईं। बेला ने तुम्हें कब मना किया है? यह एक दिलचस्प बात थी। एलिस, वह पहले से ही मेरा प्रश्न जानती थी, इसलिए उसने बीच में ही बात काट दी। अपने लिए देख लो। उसने बेला के भविष्य के आपस में गुथे हुए फीतों की कल्पना की। कुछ ठोस थे, कुछ अवास्तविक, कुछ धुंध में गायब हो रहे थे। अब वे अधिक व्यवस्थित थे, अब वे उलझे हुए गांठ में नहीं उलझे थे। ये राहत की बात थी कि भविष्य का सबसे बुरा सपना पूरी तरह से गायब था। लेकिन वहाँ, सबसे मजबूत धागे में, रक्तलाल आंखों और हीरे जैसी त्वचा वाली बेला अभी भी सबसे प्रमुख स्थान रखती थी। जिस दृश्य की मैं तलाश कर रहा था, वह अधिक अस्पष्ट रेखाओं का केवल एक हिस्सा था, परिधि पर रिबन। 20 साल की बेला, 25 साल की बेला। फीके से दिखने वाले दृश्य, किनारों पर धुंधले। एलिस ने अपनी बाहों को अपनी टांगों के चारों ओर कस लिया। उसे मेरी आंखों में निराशा को पढ़ने के लिए विचारों या भविष्य को पढ़ने की जरूरत नहीं थी। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। आपने बेला को कब मना किया है? मैं सीढ़ियों से उतरते हुए उस पर क्रोधित नजरों से देखा और फिर भाग गया। कुछ ही पलों बाद मैं बेला के कमरे में था। मैंने एलिस को अपने दिमाग से निकाल दिया और उसकी शांत नींद की शांति को अपने ऊपर हावी होने दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल भी हिली नहीं थी, और फिर भी मेरे थोड़े समय के लिए दूर रहने से भी चीजें बदल गई थीं। मुझे लगा, फिर से अनिश्चितता। पहले की तरह उसके बिस्तर के पास बैठने के बजाय मैंने खुद को पुरानी रॉकिंग कुर्सी पर पाया। मैं अभिमानी नहीं बनना चाहता था। चार्ली मेरे लौटने के कुछ समय बाद ही उठ गया, इससे पहले कि भोर के पहले संकेत भी आसमान को रोशन करना शुरू कर देते। मुझे उसके सामान्य व्यवहार और उसके धुंधले लेकिन खुशनुमा विचारों के कारण भरोसा हो गया कि वह फिर से मछली पकड़ने जा रहा है। निश्चित रूप से, बेला के कमरे में एक त्वरित नज़र डालने के बाद, जिसमें वह पिछली रात की तुलना में अधिक आश्वस्त रूप से सोई हुई पाई गई, वह चुपके से नीचे चला गया और सीढ़ियों के नीचे अपने मछली पकड़ने के सामान को खंगालना शुरू कर दिया। वह घर से बाहर निकल गया, जैसे ही बाहर बादलों ने एक फीकी, धूसर चमक ले ली। फिर से, मैंने बेला के ट्रक के हुड की जंग लगी चरमराहट सुनी। मैं देखने के लिए खिड़की पर गया। चार्ली ने हुड को स्ट्रट पर टिका दिया और फिर बैटरी केबल को बदल दिया जिसे उसने साइड में लटकाकर छोड़ दिया था। ये हल करने के लिए कोई विशेष रूप से कठिन समस्या नहीं थी, लेकिन शायद उसने मान लिया था कि बेला अंधेरे में अपने ट्रक को ठीक करने की कोशिश भी नहीं करेगी। मुझे आश्चर्य हुआ कि उसने कल्पना की थी कि वो कहाँ जाना चाहेगी। पुलिस की गाड़ी में रॉड और सामान लोड करने के कुछ समय बाद चार्ली चला गया। मैं अपने पुराने घर पर लौट आया और बेला के जागने का इंतजार करने लगा। 1 घंटे से ज्यादा समय बाद, जब सूरज बादलों की मोटी चादर के पीछे पूरी तरह से उगाया, बेला आखिरकार हिली। उसने अपनी एक बांह अपने चेहरे पर रखी, मानो रोशनी को रोकना चाहती हो,
फिर चुपचाप करा उठी और अपनी तरफ लुढ़क गई, तकिया अपने सिर के ऊपर खींच लिया। अचानक वह चौंक कर बोली, ओह, और चक्कर खाते हुए उठकर बैठ गई। उसकी आंखें ध्यान केंद्रित करने में संघर्ष कर रही थीं और यह स्पष्ट था कि वह कुछ खोज रही थी। मैंने उसे पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। सुबह उठते ही मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या बाल हमेशा इस तरह दिखते थे, या फिर मैं इस असाधारण उलझन के लिए जिम्मेदार होती। तुम्हारे बाल घास के ढेर जैसे दिखते हैं, लेकिन मुझे ये पसंद है, मैंने उसे बताया और उसकी नज़रें मेरी स्थिति पर टिक गईं। उसके चेहरे पर राहत की भावना थी। एडवर्ड, तुम रुके। इतने लंबे समय तक एक ही जगह पर लेटे रहने से असहज होकर वह अपने पैरों पर खड़ी होने के लिए संघर्ष करती रही और फिर कमरे में सीधे मेरी ओर दौड़ी और खुद को मेरी बाहों में फेंक दिया। अचानक मुझे अनुमान के बारे में मेरी चिंताएं थोड़ी मूर्खतापूर्ण लगीं। मैंने उसे आसानी से पकड़ लिया और अपनी गोद में बिठा लिया। वह अपनी ही आवेगशीलता से हैरान लग रही थी और मैं उसके क्षमाप्रार्थी भाव पर हंस पड़ा। बेशक, मैंने उससे कहा। उसका दिल धड़क रहा था, वह उलझन में लग रही थी। उसने नींद से दौड़ने के लिए खुद को समायोजित करने के लिए बहुत कम समय दिया था। मैंने उसे शांत करने की उम्मीद में उसके कंधों को सहलाया। उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। मुझे यकीन था कि यह एक सपना था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम इतनी रचनात्मक नहीं हो, मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा। मुझे याद नहीं कि मैंने खुद कभी सपना देखा था, लेकिन मैंने दूसरे इंसानों के दिमाग में जो सुना था, उससे मुझे लगा कि यह कोई बहुत सुसंगत या विस्तृत चीज नहीं थी। अचानक बेला सीधी खड़ी हो गई। जैसे ही वह अपने पैरों पर खड़ी हुई, मैंने अपने हाथ हटा लिए। चाली, वह घुटी हुई बोली, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वह 1 घंटे पहले आपकी बैटरी केबल को फिर से जोड़ने के बाद चला गया। मुझे स्वीकार करना होगा कि मैं निराश था। यदि आप जाने के लिए दृढ़ थे, तो क्या आपको रोकने के लिए वास्तव में इतना ही काफ़ी था? वह अपने पैरों से लेकर एड़ियों तक अनिर्णायक रूप से हिल रही थी। उसकी नज़रें मेरे चेहरे से दरवाजे की ओर और फिर वापस घूम रही थीं। कुछ सेकंड बीत गए जब वो किसी निर्णय के साथ संघर्ष करती हुई दिखी। आप आमतौर पर सुबह में इतनी उलझन में नहीं होती हैं, मैंने कहा, हालांकि यह वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था जिसे मैं जान सकता था। मैंने उसे तब तक नहीं देखा जब तक कि उसे जागने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल गया। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि जब मैं कुछ अनुमान लगाता हूँ तो वह हमेशा की तरह मेरा खंडन करेगी और फिर जो भी दुविधा उसके सामने आती है उसे समझाएगी। मैंने उसे यह बताने के लिए अपनी बाहें फैलाईं कि उसका स्वागत है, अगर वह चाहे तो मेरे पास वापस आने के लिए उसका बहुत स्वागत है। वो फिर से मेरी ओर झुकी और फिर भौहें सिकोड़ लीं। मुझे 1 और मिनट चाहिए। बेशक, मुझे यकीन था कि मैं इसमें बेहतर हो जाऊंगा। मैं इंतज़ार करूंगा, मैंने उससे वादा किया। उसने मुझे रुकने के लिए कहा था और जब तक वो मुझे जाने के लिए नहीं कहती, मैं उसका इंतज़ार करूंगा। इस बार कोई ज्यादा देरी नहीं हुई। मैं बेला को अलमारियां पीटते और दरवाजे पटकते हुए सुन सकता था। वह आज जल्दी में थी। मैंने ब्रश को उसके बालों में से गुजरते हुए सुना और यह सुनकर मैं सिहर गया। कुछ ही पलों में वह फिर से मेरे पास आ गई। उसके गालों पर 2 गहरे रंग के धब्बे थे और उसकी आंखें चमकीली और उत्सुक थीं। फिर भी इस बार जब वह मेरे पास आई तो वह अधिक सावधानी से आगे बढ़ी और जब उसके घुटने मेरे घुटनों से 1 इंच दूर थे तो वह अनिश्चित रूप से रुक गई। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वह सावधानी से अपने हाथों को मरोड़ रही थी। मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा सकता था कि वह फिर से शर्मीली हो गई है, कि उसे अलग होने के बाद वैसे ही बेचैनी महसूस हो रही है जैसी मुझे आज सुबह उसके कमरे में वापस आने पर महसूस हुई थी। और जैसा कि मुझे यकीन था कि यह मेरे लिए भी सच था, इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। मैंने उसे सावधानी से अपनी बाहों में भर लिया। वह मेरी छाती से लिपट गई, उसकी टांगें मेरे पैरों पर लिपटी हुई थीं। आपका स्वागत है, मैंने धीरे से कहा। उसने आह भरी, संतुष्ट। उसकी उंगलियां मेरी दाहिनी बांह पर धीरे धीरे और खोजी हुई चलती रहीं और फिर वापस ऊपर की ओर चली, जबकि मैं आलस से आगे पीछे हिल रहा था, उसकी सांसों की लय के साथ आगे पीछे।
उसकी उंगलियां मेरे कंधे पर फिरी, फिर मेरे कॉलर पर रुक गईं। वो पीछे झुक गई और निराश भाव से मेरे चेहरे को घूरने लगी। आप चले गए। मैं मुस्कुराया। मैं जिन कपड़ों में आया था उनमें तो मैं जा ही नहीं सकता था, पड़ोसी क्या सोचेंगे। बेला की असंतुष्टि और भी बढ़ गई। मैं उसे यह नहीं बताना चाहता था कि मुझे क्या क्या काम करने थे, इसलिए मैंने वह बात कही जिसके बारे में मुझे पूरा यकीन था कि वह उसका ध्यान भटका देगी। तुम बहुत गहरी नींद में थे, मुझे कुछ भी याद नहीं आया। बातचीत पहले ही हो गई थी। जैसा कि अनुमान था, बेला करा उठी। तुमने क्या सुना? उसने पूछा। मेरे लिए अपने मजाकिया मूड को बनाए रखना असंभव था। ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर तरल खुशी पिघल रही थी जब मैंने उसे सच बताया। तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। उसकी आंखें झुक गईं और उसने अपना चेहरा मेरे कंधे पर दबा लिया और छुप गई। तुम्हें ये पहले से ही पता था, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी सांस की गर्मी ने मुझे भिगो दिया मेरी कमीज का कपास। ये सुनकर अच्छा लगा, बिल्कुल वैसे ही, मैंने उसके बालों में फुसफुसाया। मुझे तुमसे प्यार है। शब्दों ने मुझे रोमांचित करने की अपनी क्षमता नहीं खोई थी। इसके विपरीत, अब वे और भी अधिक प्रभावशाली हो गए थे। ये बहुत मायने रखता था कि उसने उन्हें कहने का विकल्प चुना, ये जानते हुए कि मैं सुन रहा था। मैं और भी मजबूत शब्द चाहता था, ऐसे शब्द जो सटीक रूप से बता सके कि वो मेरे लिए क्या बन गई थी। मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं बचा था जो पूरी तरह से उसके बारे में न हो। मुझे हमारी पहली बातचीत याद है कि तब मैं सोचता था कि मेरे पास वास्तव में कोई जीवन नहीं है। अब ऐसा नहीं था, अब तुम मेरी जिंदगी हो, मैंने फुसफुसाया। हालांकि आसमान अभी भी घने बादलों से भरा हुआ था, सूरज उनके पीछे गहराई में छिपा हुआ था, कमरा किसी तरह सुनहरी रोशनी से भर गया था। हवा सामान्य वातावरण से ज्यादा साफ और शुद्ध हो गई थी। हम धीरे धीरे झूम रहे थे, मेरी बाहें उसके चारों ओर थीं, पूर्णता का आनंद ले रहे थे। जैसा कि मैंने पिछले 24 घंटों में कई बार सोचा था, मुझे पता था कि अगर मुझे फिर कभी हिलना डुलना ना पड़े तो मैं ब्रह्मांड के हर हिस्से से पूरी तरह संतुष्ट हो जाऊंगा। जिस तरह से उसका शरीर मेरे शरीर से पिघल रहा था, मुझे लगा कि उसे भी ऐसा ही महसूस हो रहा होगा। लेकिन मेरे पास जिम्मेदारियां थीं। मुझे अपनी बेकाबू खुशी को काबू में रखना था और व्यावहारिक होना था। मैंने उसे एक सेकंड के लिए थोड़ा और कसकर पकड़ लिया, फिर अपनी बाहों को ढीला छोड़ दिया। नाश्ते का समय हो गया है, मैंने सुझाव दिया। बेला झिझकी, शायद उतनी ही अनिच्छुक जितनी कि मैं हमारे बीच कोई जगह आने देने के पक्ष में था। फिर उसने अपना धड़ मुझसे दूर कर लिया, पीछे की ओर झुक गई ताकि मैं उसका चेहरा देख सकूं। उसकी आंखें भय से गोल हो गई थीं। उसका मुंह खुला रह गया और उसके हाथ अपने गले को बचाने के लिए ऊपर उठ गए। मैं उसकी स्पष्ट परेशानी से इतना भयभीत था कि मैं ये समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है। मेरी इंद्रियां हमारे चारों ओर तंबुओं की तरह बेतहाशा घूम रही थीं, किसी भी खतरे की तलाश में। और फिर, इससे पहले कि मैं उसे अपनी बाहों में लेकर खिड़की से बाहर कूद पाता और सुरक्षा के लिए भाग पाता, उसकी अभिव्यक्ति एक धूर्त मुस्कान में बदल गई। आखिरकार मुझे अपने शब्दों और उसकी प्रतिक्रिया, उसके द्वारा किए जा रहे मजाक के बीच का संबंध समझ में आ गया। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। मजाक कर रही थी, और तुमने तो कहा था कि मैं अभिनय नहीं कर सकती। मुझे खुद को संभालने में आधा सेकंड लगा। राहत की वजह से मैं कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन सदमे ने मुझे बेचैन भी कर दिया। यह कोई मजाक नहीं था, ये बहुत मजेदार था, उसने जोर देकर कहा, और आप ये जानते हैं। मैं उसकी ओर देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मुझे लगा कि अगर पिशाचों पर चुटकुले हमारे बीच प्रचलित होने वाले हैं, तो मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। उसकी खातिर, क्या मैं फिर से कहूँ, मनुष्य के लिए नाश्ते का समय हो गया है। वह प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराई। ओह, ठीक है। हालांकि मैं भविष्य में बुरे चुटकुलों को स्वीकार करने के लिए तैयार था, लेकिन मैं इस बार उसे माफ करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। मैं बहुत सावधानी से आगे बढ़ा, लेकिन मैं धीरे धीरे नहीं आगे बढ़ा। मुझे उम्मीद थी कि वह भी मेरी तरह चौंक जाएगी,
हालांकि निश्चित रूप से उतनी भयभीत नहीं होगी, क्योंकि मैंने उसे अपने कंधे पर उठाया और कमरे से भाग गया। अरे, उसने शिकायत की। उसकी आवाज़ मेरी हरकत के साथ टकरा रही थी और मैं सीढ़ियों से नीचे उतरते समय थोड़ा धीमा हो गया। वाह, वो हौंफते हुए बोली जब मैंने उसे सीधा किया और धीरे से रसोई की कुर्सी पर बैठा दिया। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई, वह बिल्कुल भी हिली नहीं। नाश्ते में क्या है? मैंने भौहें सिकोड़ी। मुझे मानव भोजन की बात समझने का समय नहीं मिला था। खैर, मुझे कम से कम ये तो पता था कि यह कैसा दिखना चाहिए, इसलिए मैं शायद इसमें सुधार कर सकता था। मैंने झिझकते हुए कहा, मुझे नहीं पता, आप क्या चाहेंगे? उम्मीद है कि कुछ सीधा सादा होगा। बेला मेरी उलझन पर हंसी और खड़ी हो गई, अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर फैला लिया। ये सब ठीक है, उसने मुझे आश्वस्त किया। मैं खुद को बहुत अच्छी तरह से बचा सकती हूँ। उसने एक भौं उठाए और एक तीखी मुस्कान के साथ कहा, मुझे शिकार करते हुए देखो। उसे उसके तत्व में देखना ज्ञानवर्धक और आकर्षक था। मैंने उसे पहले कभी इतना आत्मविश्वासी और सहज नहीं देखा था। ये स्पष्ट था कि वह अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर वह सब कुछ ढूंढ सकती थी जिसे वह ढूंढ रही थी। सबसे पहले एक कटोरा और फिर अपने पैरों के बल पर ऊंची शेल्फ से ऑफ ब्रांड चीरियोस का डिब्बा उठाना। फ्रिज खोलने के लिए घूमते हुए, साथ ही दराज से एक चम्मच भी खींचकर उसने अपने कूल्हे से उसे बंद कर दिया। जब उसने सब कुछ टेबल पर इकट्ठा कर लिया, तभी उसे हिचकिचाहट हुई। मैं आपसे कुछ भी प्राप्त कर सकता हूँ। मैंने आंखें घुमाई। बस खाओ, बेला। उसने अखाद्य दिखने वाले स्लश का एक निवाला खाया और जल्दी से चबाया, मेरी तरफ देखते हुए। निगलने के बाद उसने पूछा, आज के एजेंडे में क्या है? मेरा इरादा इस पर काम करने का था, लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरे पास कोई विचार नहीं है तो मैं उससे झूठ बोलूंगा। मेरे परिवार से मिलने पर आप क्या कहेंगी? उसका चेहरा पीला पड़ गया। खैर, अगर उसका जवाब नहीं था, तो यही बात थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि एलिस ने ये गलत कैसे कर दिया। क्या अब तुम्हें डर लग रहा है? मेरा सवाल ऐसा लग रहा था मानो मैं चाहता था कि वह हाँ कहे। मुझे लगा कि मैं किसी ऐसी चीज का इंतजार कर रहा था जो बहुत ज्यादा होगी। जवाब उसकी आंखों में साफ दिख रहा था, लेकिन उसने धीमी, कांपती आवाज में कहा, हाँ, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। उसने कभी नहीं बताया कि उसे कब डर लगा, या कम से कम उसने कभी नहीं बताया कि उसे कब मुझसे डर लगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैंने आधे मन से मुस्कुराते हुए कहा। मैं उसे समझाने की कोशिश नहीं कर रहा था। आज हम साथ में कई और काम कर सकते हैं जिससे उसे ऐसा महसूस न हो कि उसकी जान खतरे में है। लेकिन मैं उसे बताना चाहता था कि मैं हमेशा खुद को उसके और किसी भी खतरे, उल्का या राक्षस के बीच में रखूंगा। उसने अपना सिर हिलाया। मैं उनसे नहीं डरती। मुझे डर है कि वे मुझे पसंद नहीं करेंगे। क्या उन्हें आश्चर्य नहीं होगा कि आप किसी को लेकर घर आ रहे हैं? उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मेरे जैसे ही। क्या उन्हें पता है कि मैं उनके बारे में जानती हूँ? अचानक मुझे अप्रत्याशित क्रोध का एहसास हुआ। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह सही थी, कम से कम रोज़ली के मामले में तो। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि बेला खुद को इस तरह से संबोधित करती थी, मानो उसमें कुछ गड़बड़ हो, न कि इसके विपरीत। ओह, वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं, मैंने कहा, और मेरी आवाज़ में गुस्सा साफ झलक रहा था। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मैं बता सकता था कि इससे मेरा स्वर नर्म नहीं हुआ। उन्होंने कल शर्त लगाई थी, आप जानते हैं, कि मैं तुम्हें वापस लाऊंगा या नहीं। हालांकि कोई एलिस के खिलाफ शर्त क्यों लगाएगा, मैं कल्पना नहीं कर सकता। मुझे एहसास हुआ कि मैं उनके खिलाफ उनके मन में पूर्वाग्रह पैदा कर रहा था, लेकिन यह उचित था कि उसे पता होना चाहिए। मैंने अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की। किसी भी दर पर, हमारे परिवार में कोई रहस्य नहीं है। ये वास्तव में संभव नहीं है, मेरे दिमाग को पढ़ने और एलिस के भविष्य को देखने और इस तरह की अन्य बातों के साथ। वो कमज़ोर मुस्कान के साथ बोली, और जैस पर तुम्हें अपनी सारी बातें बताने के लिए गर्मजोशी और उत्साह का एहसास करा रहा है, इसे मत भूलना। आपने ध्यान दिया।
मैं कभी कभी ऐसा करती रहती हूँ। उसने भौहें सिकोड़ी, जैसे कि ध्यान लगा रही हो, और फिर सिर हिला दिया। लगभग ऐसा लगा जैसे वह निमंत्रण स्वीकार कर रही हो। तो क्या एलिस ने मुझे आते देखा? बेला ने अपनी तथ्यात्मक आवाज में बात की, जैसे कि हमारा विषय काफी सांसारिक था। हालांकि मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो मेरे परिवार से मिलने के लिए सहमत हो रही थी। जैसे कि एलिस के दर्शन का मतलब था कि कोई और विकल्प नहीं था। एलिस के वचन को कानून की तरह स्वीकार करने की उसकी पूरी बात ने मेरी सबसे कठोर नस को छू लिया। मुझे इस संभावना से नफरत थी कि अब भी मैं बेला की जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। कुछ ऐसा ही है, मैंने स्वीकार किया और अपना चेहरा ऐसे घुमाया जैसे मैं खिड़की से बाहर पिछवाड़े की ओर देख रहा हूँ। मैं नहीं चाहता था कि वो देखे कि मैं कितना परेशान था। मैं महसूस कर सकता था कि उसकी नज़र मुझ पर है, और मुझे संदेह था कि मैं उसे बेवकूफ़ बना रहा हूँ। मैंने खुद को जो मूड बनाया था उसे ठीक करने के लिए मजबूर करते हुए, मैंने उसकी तरफ देखा और जितना संभव हो सका उतना स्वाभाविक रूप से मुस्कुराया। क्या यह अच्छा है? मैंने उसके अनाज की ओर इशारा करते हुए पूछा। ईमानदारी से कहूँ तो ये बहुत स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। खैर, यह कोई चिड़चिड़ा ग्रिजली नहीं है। जब उसने मेरी प्रतिक्रिया समझी तो वह चुप हो गई, फिर उसने अपने खाने पर ध्यान केंद्रित किया और अब वह जल्दी जल्दी खाने लगी। वो भी किसी बात पर गंभीरता से सोच रही थी, चबाते समय बीच में घूर रही थी, लेकिन मुझे संदेह था कि इस समय हमारे विचार एक जैसे थे। मैंने फिर से खिड़कियों से बाहर देखा, उसे शांति से खाना खाने दिया। मैंने छोटे से आंगन को देखा, उस धूप भरे दिन को याद किया जब मैंने उसे वहां देखा था। बादलों के अंधेरे को याद करते हुए जो उसे घेर रहे थे। उस निराशा में वापस जाना, अपने सभी अच्छे इरादों पर संदेह करना और उन्हें स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं समझना बहुत आसान था। मैं हड़बड़ाहट में उसकी ओर मुड़ा, तो पाया कि वह निडर आंखों से मुझे देख रही थी। उसने मुझ पर भरोसा किया, जैसा कि उसने हमेशा किया था। मैंने गहरी सांस ली। मैं उसके भरोसे पर खरा उतरूंगा। मुझे पता था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। जब उसने मेरी तरफ इस तरह देखा, तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं न कर सकूं। खैर, तो एलिसिस एक छोटी सी, सरल भविष्यवाणी में सही साबित होगी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि बेला की स्वीकृति का कितना हिस्सा सिर्फ मुझे खुश करने के लिए था। शायद बड़ा हिस्सा कुछ ऐसा था जो बहुत नज़दीक से जुड़ा हुआ था, जो मैं बहुत चाहता था, लेकिन मुझे चिंता थी कि बेला फिर से सिर्फ मेरी खातिर सहमत हो जाएगी। खैर, मैं कम से कम अपनी राय साझा कर सकता था और देख सकता था कि वह कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त की। और मुझे लगता है कि आपको मुझे अपने पिता से भी मिलवाना चाहिए, मैंने सहजता से कहा। वह अचंभित रह गई। वह तुम्हें पहले से ही जानता है। मेरा मतलब है, आपके बॉयफ्रेंड के रूप में। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। क्यों? क्या ये प्रथागत नहीं है? मैंने सहजता से कहा, लेकिन उसके प्रतिरोध ने मुझे झकझोर दिया। मुझे नहीं पता, उसने स्वीकार किया। जब उसने आगे कहा तो उसकी आवाज़ शांत थी, कम आश्वस्त। यह ज़रूरी नहीं है, तुम्हें पता है। मैं तुमसे इसकी उम्मीद नहीं करती। मेरा मतलब है, तुम्हें मेरे लिए दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। क्या उसे लगा कि यह कोई अवांछित काम है जो मैं सिर्फ उसके लिए कर रहा हूँ? मैं दिखावा नहीं कर रहा हूँ, मैंने वादा किया। वो अपने नाश्ते की ओर देखती हुई, अपने बचे हुए अनाज को बेमन से हिला रही थी। शायद सीधे नंबर पर पहुंचना ही बेहतर था। क्या तुम चार्ली को बताओगे कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ या नहीं? अभी भी नीचे देखते हुए उसने धीरे से पूछा, क्या आप वही हैं? ये वह अस्वीकृति नहीं थी जिसका मुझे डर था। स्पष्ट रूप से, मैं कुछ गलत समझ रहा था। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं इंसान नहीं था, इसलिए उसने नहीं सोचा कि चार्ली को मेरे बारे में पता होना चाहिए? या फिर कुछ और था? मैं मानता हूँ कि यह लड़का शब्द की एक ढीली व्याख्या है। मुझे तो ये लग रहा था कि तुम कुछ और हो, वह फुसफुसाते हुए बोली। उसका चेहरा अभी भी झुका हुआ था, मानो वह मेज से बात कर रही हो। उसके हाव भाव ने मुझे फिर से दोपहर के भोजन के समय हुई उस बातचीत की याद दिला दी,
कैसे उसने सोचा था कि हमारी भावनाएं असमान हैं, कि मेरी भावनाएं कमतर हैं। मैं समझ नहीं पाया कि उसके पिता से मिलने के लिए कहने से वह इस तरह की सोच पर कैसे पहुंची। जब तक, क्या ये बॉयफ्रेंड शब्द की नश्वरता नहीं थी। यह एक बहुत ही मानवीय, क्षणभंगुर अवधारणा थी। सच में, ये शब्द उस चीज का एक छोटा सा अंश भी नहीं था जो मैं उसके लिए बनना चाहता था, लेकिन यह वह शब्द था जिसे चार्ली समझ सकता था। ठीक है, मुझे नहीं पता कि हमें उसे सारी भयानक जानकारी देनी चाहिए या नहीं, मैंने धीरे से जवाब दिया। मैंने एक उंगली से उसका चेहरा ऊपर उठाया ताकि मैं उसकी आंखें देख सकूं। लेकिन उसे इस बात का स्पष्टीकरण चाहिए होगा कि मैं यहाँ इतना क्यों रहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि चीफ स्वान मुझ पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दे। क्या तुम आओगे? उसने उत्सुकता से पूछा, मेरे हल्के मजाक को अनदेखा करते हुए। क्या तुम आओगे? सचमुच यहाँ हो, जब तक तुम मुझे चाहती हो। जब तक उसने मुझे जाने के लिए नहीं कहा, मैं उसका था। वो लगभग मेरी ओर घूरने लगी, उसकी निगाहें इतनी तीव्र थीं। मैं हमेशा तुम्हें चाहूंगी, हमेशा के लिए। मैंने एलिस की निश्चितता फिर सुनी, तुमने बेला को कब मना किया है? मैंने रोज़ली के सवाल सुने, जब वह आपसे कपड़े बदलने के लिए कहेगी तो आप क्या करेंगे? और जब वह आपसे भीख मांगेगी। हालांकि, रोज़ली एक बात के बारे में सही थी। जब बेला ने हमेशा के लिए शब्द कहा, तो इसका मतलब उसके लिए वही नहीं था जो मेरे लिए था। उसके लिए, इसका मतलब केवल बहुत लंबा समय था। इसका मतलब था कि वह अभी अंत नहीं देख सकती थी। कोई भी व्यक्ति जिसने केवल 17 साल जिया हो, वह 50 साल का मतलब कैसे समझ सकता है? अनंत काल की तो बात ही छोड़िए। वह इंसान थी, कोई जमी हुई अमर नहीं। कुछ ही सालों में, वह खुद को कई बार फिर से खोज लेगी। जैसे जैसे उसकी दुनिया बड़ी होती जाएगी, उसकी प्राथमिकताएं बदलती जाएंगी। वह जो चीज़ें अब चाहती थी, वे चीज़ें वह नहीं होंगी जो वह तब चाहती थी। मैं धीरे धीरे उसके पास गया, ये जानते हुए कि मेरा समय खत्म हो रहा है। मैंने अपनी उंगलियों से उसके चेहरे को छुआ। वह मेरी ओर घूरकर देखने लगी और समझने की कोशिश करने लगी, क्या इससे तुम्हें दुख होता है? उसने पूछा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब दूं। मैं बस उसके चेहरे को देख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसके दिल की हर धड़कन के साथ उसके चेहरे को बदलते हुए देख सकता हूँ। उसने कभी नजरें नहीं फेरी। मुझे आश्चर्य हुआ कि उसने मेरे चेहरे पर क्या देखा। क्या उसने कभी सोचा था कि यह कभी नहीं बदलेगा? रेत के घड़े की गर्दन से फिसलने का एहसास और भी गहरा हो गया। मैंने आँख भरी। बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। मैंने उसके लगभग खाली कटोरे की ओर देखा, क्या तुम्हारा खाना खत्म हो गया? वो खड़ी हुई और बोली, हाँ। कपड़े पहन लो, मैं यहीं इंतजार करूंगा। बिना कुछ कहे, उसने मेरी बात मान ली। मुझे अकेले में 1 मिनट की जरूरत थी। मुझे यकीन नहीं था कि मैं इतने सारे अशुभ विचारों में क्यों खोया हुआ था। मुझे खुद को संभालने की जरूरत थी। मुझे खुशी के हर पल को पकड़ना था, खासकर इसलिए क्योंकि वे सेकंड गिने हुए थे। मुझे पता था कि मेरे पास अपने बुरे संदेह और अंतहीन सोच के साथ सबसे अच्छे पलों को भी बर्बाद करने की बहुत क्षमता है। क्या बर्बादी है? अगर मेरे पास केवल कुछ साल ही हों, तो उनमें से किसी को भी मैं बर्बाद कर दूं। छत से मैंने बेला की कुश्ती की आवाज़ सुनी। अलमारी 2 रात पहले की तरह इतनी हलचल नहीं थी जब वह घास के मैदान की हमारी यात्रा की तैयारी कर रही थी, लेकिन ये करीब था। मुझे उम्मीद थी कि वह इस बात को लेकर बहुत तनाव में नहीं थी कि वह मेरे परिवार के सामने कैसी दिखेगी। एलिस और एस्मे पहले से ही उसे बिना शर्त प्यार करते थे। बाकी लोग उसके कपड़ों पर ध्यान नहीं देंगे, वे केवल एक मानव लड़की को देखेंगे जो पिशाचों से भरे घर में जाने के लिए पर्याप्त बहादुर है। यहाँ तक कि जैस्पर को भी इससे प्रभावित होना होगा। जब तक वह सीढ़ियों से वापस भागी, तब तक मैं खुद को संभाल चुका था। बस आने वाले दिन पर ध्यान लगाओ। बेला के साथ बिताए जाने वाले अगले 12 घंटों पर ध्यान लगाओ। निश्चित रूप से यह मुझे मुस्कुराते रहने के लिए पर्याप्त था। ठीक है, मैं ठीक हूँ, उसने कहा और 2 सीढ़ियाँ चढ़ी। जब वह मुझसे लगभग टकराने ही वाली थी, मैंने उसे पकड़ लिया।
उसने बड़ी मुस्कान के साथ ऊपर देखा और मेरे सारे संदेह दूर हो गए। जैसा कि मैं जानता था कि वह ऐसी ही होगी, उसने पोर्ट एंजल्स में पहना हुआ नीला ब्लाउज पहना हुआ था। मुझे लगता है कि यह मेरा पसंदीदा ब्लाउज है। वह बहुत सुंदर लग रही थी और मुझे उसका बालों को पीछे खींचना भी पसंद आया। अब उसके लिए उसके पीछे छिपने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने आवेग में आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे अपने करीब ले लिया। मैंने उसकी खुशबू को सूंघा और मुस्कुराया। फिर गलत, मैंने चिढ़ाते हुए कहा, तुम बिल्कुल अभद्र हो, किसी को भी इतना आकर्षक नहीं दिखना चाहिए, यह उचित नहीं है। उसने मुझे अपनी पकड़ से दूर धकेला और मैंने अपनी बाहें ढीली कर दीं। वह मेरे चेहरे को पढ़ने के लिए बस इतना पीछे झुकी। कैसे आकर्षक? उसने सावधानी से पूछा। मैं बदल सकती हूँ। कल रात उसने मुझसे पूछा था कि क्या मैं एक महिला के रूप में उसकी ओर आकर्षित हूँ। हालांकि मुझे लगा कि यह इतना स्पष्ट था कि यह हास्यास्पद था, शायद किसी तरह वह अभी भी नहीं समझी। तुम बहुत बेतुकी हो, मैं हंसा और फिर उसके माथे को चूमा। मेरे होठों पर उसकी त्वचा का स्पर्श मेरे शरीर की पूरी लंबाई में बिजली की लहर की तरह बहने दिया। क्या मैं समझाऊं कि तुम मुझे कैसे लुभा रही हो? धीरे धीरे मेरी उंगलियां उसकी रीढ़ की हड्डी की लंबाई का अनुसरण करती हुई, उसकी पीठ के निचले हिस्से पर वक्रता को खोजती हुई, फिर उसके कूल्हे की ढलान के ऊपर आराम करती हुई। हालांकि मेरा इरादा उसे चिढ़ाने का था, लेकिन मैं जल्द ही उस पल में खो गया। मेरे होंठ उसकी कनपटी से टकराए और मैंने सुना कि मेरी सांसें उसके दिल की धड़कन के साथ साथ तेज हो रही थीं। उसकी उंगलियां मेरी छाती से टकराने लगीं। मुझे बस अपना सिर झुकाना था और फिर उसके होंठ, इतने नर्म और गर्म, मेरे होंठों से बस एक बाल की दूरी पर थे। सावधानी से, उसकी शक्ति से सावधान किमिया, मैंने अपने होंठ उसके होंठों से छू दिए। जबकि मेरा पूरा शरीर फिर से प्रकाश और बिजली से भर गया, मैं उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। अगर हालात हाथ से निकल गए तो मैं अलग होने के लिए तैयार था। इस बार वह ज्यादा सावधान थी, उसने खुद को लगभग स्थिर रखा हुआ था। यहाँ तक कि उसका कांपना भी बंद हो गया था। मैं जो महसूस कर रहा था, उसके सामने जितना संभव था, सावधानी बरतते हुए, मैंने अपने होठों को उसके होठों से और भी मजबूती से दबाया, उनके कोमल प्रवाह का आनंद लिया। मैं खुद पर उतना नियंत्रण नहीं रख पाया जितना मुझे रखना चाहिए था। मैंने अपने होंठ खोल दिए, मैं अपने मुंह में उसकी सांसों को महसूस करना चाहता था। ठीक उसी क्षण ऐसा लगा जैसे उसके पैर जवाब दे गए हों और वह मेरी बाहों के बीच से फिसलकर फर्श पर आ गिरी। मैंने उसे तुरंत पकड़ लिया, उसे सीधा खड़ा कर दिया। मैंने अपने बाएं हाथ से उसका सिर ऊपर उठाया, वो उसकी गर्दन पर ढीला पड़ा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके होंठ सफेद थे। बेला, मैंने घबराकर चिल्लाया। वह जोर से सांस लेने लगी और उसकी पलकें फड़कने लगीं। मुझे एहसास हुआ कि मैंने काफी समय से उसकी सांसों की आवाज नहीं सुनी थी, बहुत समय से। एक और उबड़-खाबड़ सांस और उसके पैरों को फर्श पर टिकने में संघर्ष करना पड़ा। तुमने, उसने अपनी आंखें अभी भी आधी बंद रखते हुए आह भरी, मुझे बनाया बेहोश होना। उसने मुझे चूमने के लिए अपनी सांस रोक ली थी, शायद मेरे लिए चीजें आसान बनाने की एक गलत कोशिश में। मैं तुम्हारे साथ क्या करने जा रहा हूँ? मैंने आधे से गुर्राते हुए कहा। कल मैंने तुम्हें चूमा और तुमने मुझ पर हमला किया। आज तुम मुझ पर बेहोश हो गए। वो खिलखिलाकर हंसने लगी, अपनी ही हंसी में घुट रही थी क्योंकि उसके फेफड़े जरूरी ऑक्सीजन खींचने की कोशिश कर रहे थे। मैं अभी भी उसका ज्यादातर वजन संभाल रहा था। हर चीज में अच्छा होने के लिए इतना कुछ, मैंने बुदबुदाया। यही समस्या है। तुम बहुत अच्छे हो। उसने गहरी सांस ली। बहुत दूर, बहुत दूर। बहुत अच्छा। क्या तुम्हें बीमार महसूस हो रहा है? कम से कम उसके होंठ हरे नहीं हुए थे। मैं देख रहा था कि उनके होंठों पर गुलाबी रंग की एक नाजुक छटा छा रही थी। नहीं, उसने जवाब दिया, उसकी आवाज और भी मजबूत हो गई। ये बिल्कुल भी बेहोशी जैसी बात नहीं थी। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। मुझे लगता है कि मैं सांस लेना भूल गई। मैंने नोटिस किया था। मैं तुम्हें इस तरह कहीं नहीं ले जा सकता, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा।
उसने एक और सांस ली और फिर मेरी बाहों में सीधी हो गई। उसने तेजी से 5 बार पलकें झपकाईं और अपनी ठुड्डी को अपनी सबसे जिद्दी स्थिति में उठा लिया। मैं ठीक हूँ। उसकी आवाज़ और भी मजबूत हो गई थी, मुझे मानना पड़ा। और उसके चेहरे पर फिर से रंगत लौट आई थी। तुम्हारा परिवार वैसे भी मुझे पागल ही समझेगा, क्या फर्क पड़ता है? मैंने उसे ध्यान से देखा। उसकी सांसें सामान्य हो गई थीं। उसका दिल एक पल पहले की तुलना में ज्यादा तेज आवाज में धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो बिना किसी परेशानी के अपना वजन संभाल रही है। उसके गालों पर गुलाब हर गुजरते सेकंड के साथ और भी चमक रहे थे, जो उसके ब्लाउज के चमकीले नीले रंग से और भी निखर कर आ रहे थे। मैंने उससे कहा, मुझे आपकी त्वचा का वह रंग बहुत पसंद है। ये सुनकर वह और भी ज्यादा शर्मा गई। देखो, उसने मेरी जांच को बाधित करते हुए कहा, मैं जो करने जा रही हूँ उसके बारे में न सोचने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, तो क्या हम अभी जा सकते हैं? उसकी आवाज़ भी सामान्य हो गई थी। और तुम चिंतित हो, इसलिए नहीं कि तुम पिशाचों से मिलने जा रहे हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हें लगता है कि वे पिशाच तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, है न? वह मुस्कुराई, ये सही है। मैंने अपना सिर हिलाया, आप अविश्वसनीय हैं। उसकी मुस्कान और बढ़ गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे दरवाजे तक खींच लिया। मैंने तय किया कि उससे पूछने के बजाय ये दिखावा करना बेहतर होगा कि ड्राइविंग व्यवस्था पहले ही तय हो चुकी है। मैंने उसे अपने ट्रक की ओर जाने दिया और फिर चतुराई से उसके लिए यात्री का दरवाज़ा खोल दिया। उसने किसी भी तरह से आपत्ति नहीं जताई, उसने मेरी तरफ घूर कर भी नहीं देखा। मुझे लगा कि यह एक आशाजनक संकेत था। जब मैं गाड़ी चला रहा था, तो वह सतर्कता से बैठी थी और अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी, घरों को हमारे सामने से गुजरते हुए देख रही थी। मैं देख सकता था कि वह घबराई हुई थी, लेकिन मैंने ये भी अनुमान लगाया कि वह उत्सुक थी। एक बार जब ये स्पष्ट हो गया कि हम किसी भी घर पर नहीं रुकने वाले हैं, तो उसने उसमें सारी दिलचस्पी खो दी और अगले घर की ओर देखने लगी। मुझे आश्चर्य हुआ कि वो मेरे घर की कल्पना कैसे करती है। जैसे जैसे हम शहर से बाहर निकलते गए, वह और अधिक आशंकित होती गई। उसने मेरी तरफ कुछ बार देखा, जैसे कि वह कोई सवाल पूछना चाहती हो, लेकिन जब उसने मुझे अपनी तरफ देखते हुए पाया, तो वह जल्दी से खिड़की की तरफ मुड़ी, उसकी चोटी पीछे की ओर लटक रही थी। उसके पैर की उंगलियां ट्रक के कैब के फर्श पर थिरकने लगी, हालांकि मैंने रेडियो चालू नहीं किया था। जब मैं ड्राइव पर मुड़ा, तो वह और भी सीधी होकर बैठ गई, और फिर उसका घुटना उसके पैरों की उंगलियों के साथ ताल से ताल मिला रहा था। उसकी उंगलियां खिड़की के फ्रेम पर इतनी कसकर दबी हुई थीं कि उनकी नोकें सफ़ेद हो गई थीं। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती गई, वह उदास होने लगी। और सच में, ऐसा हुआ भी ऐसा लग रहा था कि हम घास के मैदान की तरह ही किसी सुदूर और निर्जन स्थान पर जा रहे थे। तनाव का निशान उसकी भौहों के बीच दिखाई दिया। मैंने आगे बढ़कर उसके कंधे को छुआ और उसने मुझे एक तनावपूर्ण मुस्कान दी और फिर खिड़की की ओर मुड़ गई। आखिरकार, गाड़ी जंगल की आखिरी सीमा को पार करके लॉन पर आ गई। अभी भी बड़े देवदारों की छाया में यह अचानक बदलाव जैसा नहीं लगा। परिचित घर को देखना और यह कल्पना करना कि यह नई आंखों को कैसा लगेगा अजीब था। इसमें का स्वाद बहुत बढ़िया था, इसलिए मुझे पता था कि घर वस्तुगत रूप से सुंदर था। लेकिन क्या बेला एक ऐसी संरचना देख पाएगी जो समय में फंसी हुई है, जो दूसरे युग की है, फिर भी स्पष्ट रूप से नई और मजबूत है? मानो हम इसे खोजने के लिए समय में पीछे की ओर यात्रा कर रहे हों, बजाय इसके कि यह हमारे लिए आगे की ओर बूढ़ा हो रहा हो। वाह, उसने सांस ली। मैंने इंजन बंद कर दिया और उसके बाद जो सन्नाटा छा गया उससे ये धारणा और मजबूत हो गई कि हम इतिहास के किसी दूसरे हिस्से में पहुंच गए हैं। तुम्हें ये पसंद है? मैंने पूछा। उसने अपनी आंखों के कोने से मेरी ओर देखा, फिर घर की ओर देखा। इसमें एक खास आकर्षण है। मैं हंसा और उसकी पोनीटेल को सहलाया, फिर कार से बाहर निकल गया। 1 सेकंड से भी कम समय बीता और मैंने उसके लिए दरवाज़ा खुला रखा। तैयार? जरा सा भी नहीं। वह हंसी, सांस फूली हुई। चलो चलें। वह अपने बालों पर हाथ फेरते हुए उलझनों को ढूंढने लगी।
तुम बहुत सुंदर लग रही हो, मैंने उसे आश्वस्त किया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी हथेली नम थी और हमेशा की तरह उतनी गर्म नहीं थी। मैंने अपने अंगूठे से उसके हाथ के पिछले हिस्से को रगड़ा, बिना शब्दों के उसे यह बताने की कोशिश की कि वो पूरी तरह सुरक्षित है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही हम बरामदे की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, उसकी गति धीमी पड़ने लगी और उसका हाथ कांप रहा था। झिझकने से उसकी बेचैनी और बढ़ जाती। मैंने दरवाज़ा खोला, मुझे पहले से ही पता था कि दूसरी तरफ क्या है। मेरे माता पिता ठीक उसी जगह थे जहां उनके विचारों ने उन्हें मेरे दिमाग की आंखों में रखा था, और ठीक वैसे ही जैसे एलिस ने उन्हें कल्पना की थी। वे दरवाजे से आधा दर्जन कदम पीछे खड़े थे, जिससे बेला को कुछ सांस लेने की जगह मिल गई। एस्मे भी बेला की तरह ही घबराई हुई थी, हालांकि उसके लिए इसका मतलब बेला की बेचैनी के बजाय पूर्ण शांति था। कार्लिसल का हाथ उसकी पीठ के निचले हिस्से पर एक आरामदायक अंदाज में टिका हुआ था। वह इंसानों के साथ सहजता से बातचीत करने का आदी था, लेकिन एस्मे शर्मीली थी। ऐसा बहुत कम होता था कि वह नश्वर दुनिया से घुलने मिलने के लिए अकेले बाहर निकलती। एक सच्ची घरेलू महिला, वह हम में से बाकी लोगों को ज़रूरत पड़ने पर दुनिया को वापस लाने देने में काफ़ी खुश थी। बेला की आंखें कमरे में इधर उधर घूम रही थीं और सब कुछ देख रही थीं। वो मुझसे थोड़ा पीछे थी, मानो मेरे शरीर को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही हो। मैं अपने घर के अंदर आराम महसूस करने से खुद को नहीं रोक पा रहा था, हालांकि मुझे पता था कि उसके लिए यह बिल्कुल विपरीत था। मैंने उसका हाथ दबाया। कार्लिसले ने बेला की ओर गर्मजोशी से मुस्कुराया और एस्मे ने भी तुरंत वैसा ही किया। कार्लिसल, एस्मे, ये बेला है। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या बेला ने उसका परिचय देते समय मेरी आवाज में गर्व के स्वर को सुना था। कार्लिसले जानबूझकर धीमे से आगे बढ़ा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, थोड़ा अनिश्चित। आपका बहुत स्वागत है, बेला। शायद इसलिए क्योंकि वह पहले से ही कार्लिसल को जानती थी, बेला अचानक ज्यादा सहज लग रही थी। आत्मविश्वास से भरी हुई, वो उसके आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ी, अपनी उंगलियां मेरी उंगलियों से अलग किए बिना और ठंड से भी बिना घबराए उसके हाथ को हिलाया। बेशक, अब तक वह निश्चित रूप से इसकी आदी हो चुकी थी। आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा, डॉक्टर कुलिन, उसने कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो सचमुच यही कहना चाहती थी। कितनी बहादुर लड़की है, एस्मे ने सोचा। ओह, वो प्यारी है। कृपया मुझे कार्लिसले कहें। बेला मुस्कुराई। कार्लिसल, उसने दोहराया। एस्मे फिर कार्लिसल के साथ आ गई, उसी धीमी, सावधान चाल से। उसने एक हाथ कार्लिसल की बांह पर रखा और दूसरा हाथ आगे बढ़ाया। बेला ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे ले लिया, मेरी माँ की ओर देखकर मुस्कुराई। आपको जानकर बहुत अच्छा लगा, एस्मे ने कहा, उसकी मुस्कान से स्नेह झलक रहा था। धन्यवाद, बेला ने कहा। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। यद्यपि दोनों पक्षों की ओर से शब्द काफी पारंपरिक थे, लेकिन दोनों ने इतनी गंभीरता से बात की कि इस बातचीत का गहरा अर्थ निकल आया। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, एडवर्ड। उसे मेरे पास लाने के लिए धन्यवाद। मैं एस्मे के उत्साह को देखकर केवल मुस्कुरा सका। एलिस और जैस्पर कहाँ हैं? मैंने पूछा, लेकिन यह एक संकेत की तरह था। मैं उन्हें सीढ़ियों के ऊपर इंतजार करते हुए सुन सकता था। एलिस अपने प्रवेश का सही समय तय कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरा सवाल वही था जिसका वह इंतजार कर रही थी। अरे, एडवर्ड, उसने पुकारा और वह सामने आ गई। फिर वह भागी, मानवीय तरीके से नहीं, सीढ़ियों से नीचे उतरी और बेला से सिर्फ इंच की दूरी पर रुक गई। कार्लिसल, एस्मे और मैं सभी आश्चर्य में जम गए, लेकिन बेला ने जरा भी नहीं हिलाया, तब भी नहीं जब एलिस उसके गाल को चूमने के लिए आगे बढ़ी। मैंने उसे चेतावनी भरी नज़र से देखा, लेकिन एलिस ने मेरी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वो इस पल और हजारों भविष्य के पलों के बीच में रह रही थी, आखिरकार अपनी दोस्ती शुरू करने पर खुश थी। उसकी भावनाएं बहुत प्यारी थीं, लेकिन मैं उनका आनंद नहीं ले पाया। उसकी आधी से ज्यादा यादों में सफ़ेद, बेजान बेला थी, जो इतनी बेदाग और इतनी ठंडी थी। एलिस मेरी प्रतिक्रिया से बेखबर थी, उसका ध्यान बेला पर था। तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है, उसने टिप्पणी की।
मैंने पहले कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था। बेला शर्मा गई और तीनों ने नजरें फेर लीं। मैंने असहजता को कम करने का कोई तरीका सोचने की कोशिश की, लेकिन फिर जादू की तरह कोई असहजता नहीं थी। मैं पूरी तरह से सहज था और मैं बेला के शरीर से तनाव को पिघलता हुआ महसूस कर सकता था। जेस्पर एलिस के पीछे सीढ़ियों से नीचे उतरा, न तो दौड़ रहा था और न ही कार्लिसले और एस्मे की तरह सावधानी से आगे बढ़ रहा था। उसे कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं थी। उसने जो कुछ भी किया वह स्वाभाविक और सही लग रहा था। सच तो यह है कि वह अपनी बात को थोड़ा बड़ा चढ़ाकर कह रहा था। मैंने उसे व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखा और वो मेरी ओर देखकर मुस्कुराया, फिर न्यूल पोस्ट के पास रुक गया, जिससे उसे अपने और हम में से बाकी लोगों के बीच एक अजीब सी दूरी महसूस हुई होगी, लेकिन यदि वह ऐसा नहीं चाहता था तो निश्चित रूप से उसे यह अजीब नहीं लग सकता था। नमस्ते बेला। हेलो जेस्पर। वह सहजता से मुस्कुराई, फिर एस्मे और कार्लिसले की ओर देखा। आप सभी से मिलकर अच्छा लगा, आपका घर बहुत सुंदर है। धन्यवाद, एस्मे ने उत्तर दिया। हमें बहुत खुशी है कि आप आए। वो हर लिहाज से सही है। बेला ने फिर से सीढ़ियों की ओर आशा भरी नज़र से देखा। लेकिन मुझे पता था कि आज सुबह कोई और परिचय नहीं होगा। एस्मे ने भी उस नज़रिए को समझ लिया। मुझे खेद है। वह तैयार नहीं थी। एम्मेट उसे शांत करने की कोशिश कर रहा है। क्या मुझे रोज़ली के लिए बहाने बनाने चाहिए, इससे पहले कि मैं तय कर पाऊँ कि क्या कहूँ? कार्लिसले ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। एडवर्ड। मैंने स्वतः ही उसकी ओर देखा। उसकी तीव्रता जेस्पर द्वारा बनाए गए सहज मूड के विपरीत थी। एलिस ने कुछ आगंतुकों को देखा। अजनबी। जिस गति से वे आगे बढ़ रहे हैं, वे कल रात हमें ढूंढ लेंगे। मुझे लगा कि आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए। मैंने एक बार सिर हिलाया, मेरे होंठ एक पतली रेखा में दब गए। क्या दुखद समय था। खैर, मुझे लगा कि अच्छी बात ये थी कि अब मैं बेला को ये बताने के लिए स्वतंत्र था कि मैं उसका अपहरण क्यों कर रहा था। वह समझ जाएगी, चाली नहीं समझेगा। मुझे सबसे सुरक्षित, कम से कम विघटनकारी योजना का पता लगाना होगा। या बल्कि, हम करेंगे। निश्चित रूप से उसकी राय होगी। मैंने दृश्य स्पष्टीकरण के लिए एलिस की ओर देखा, लेकिन वह मौसम के बारे में सोच रही थी। क्या आप बजाते हैं? एस्मे ने पूछा, और मैंने देखा कि बेला मेरी पियानो पर नज़र गड़ाए हुए थी। बेला ने अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, लेकिन ये बहुत सुंदर है। क्या ये तुम्हारा है? एस्मे हंसी। नहीं, एडवर्ड ने तुम्हें नहीं बताया कि वह संगीत प्रेमी है। बेला ने मुझे अजीब सी नज़र से देखा, मानो ये खबर मुझे परेशान कर रही हो। मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों है। क्या उसके मन में पियानो वादकों के प्रति अभी तक कोई अनदेखा पूर्वाग्रह था? नहीं, उसने जवाब दिया। इसमें मुझे पता होना चाहिए था, मुझे लगता है। एडवर्ड, उसका क्या मतलब है? एस्मे ने सोचा, मानो मुझे इसका जवाब पता हो। सौभाग्य से उसके चेहरे पर उलझन थी, इसलिए बेला को स्पष्टीकरण देना पड़ा। एडवर्ड सब कुछ कर सकता है, बेला ने स्पष्ट किया। ठीक है। कार्लिसर ने अपनी हंसी दबा ली, लेकिन जेस्पर जोर से हंस पड़ा। एलिस उस बातचीत को देख रही थी जो अब से 20 सेकंड बाद होने वाली थी। यह उसके लिए पुरानी खबर थी। एस्मे ने मुझे अपनी सबसे अच्छी नापसंदगी भरी माँ वाली नज़र से देखा। मुझे उम्मीद है कि तुम दिखावा नहीं कर रहे होगे, यह असभ्यता है। बस थोड़ा सा, मैंने भी हंसते हुए स्वीकार किया। वह बहुत खुश लग रहा है, एस्मे ने सोचा। मैंने उसे इस तरह कभी नहीं देखा। शुक्र है कि आखिरकार उसे वह मिल ही गई। बेला ने असहमति जताते हुए कहा, वह वास्तव में बहुत विनम्र है। उसकी आंखें फिर से पियानो की ओर झुक गईं। ठीक है, उसके लिए खेलो, एस्मे ने प्रोत्साहित किया। मैंने अपनी माँ को विश्वासघाती नज़र से देखा। आपने अभी कहा कि दिखावा करना असभ्यता है। एस्मे अपनी हंसी को रोक रही थी। हर नियम के अपवाद होते हैं। यदि वह अभी भी पूरी तरह से आदी नहीं हुई है, तो उसे ऐसा करना चाहिए। मैं भावशून्य भाव से देखता रहा। मैं आपका संगीत सुनना चाहती हूँ, बेला ने स्वेच्छा से कहा। तो फिर ये तय हो गया।
एस्मे ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और मुझे पियानो की ओर धकेल दिया। ठीक है, अगर वे यही चाहते थे। मैंने बेला का हाथ इसलिए पकड़ा ताकि वह मेरे साथ आए। आखिरकार यह उसका ही विचार था। मैं अपने संगीत को लेकर पहले कभी भी इतना सचेत नहीं रहा था, क्योंकि मेरे आसपास परिवार या करीबी दोस्तों के अलावा कोई भी मुझे सुनने के लिए नहीं था, और एस्मे के अलावा उनमें से ज्यादातर ने शायद ही कभी ध्यान दिया हो कि मैं बजा रहा हूँ। इसलिए यह एक नया एहसास था। शायद अगर एस्मे ने पहले दिखावा करने का जिक्र नहीं किया होता तो यह इतना मजबूरी भरा नहीं लगता। मैं बेंच पर बीच से हटकर बैठ गया और बेला को अपने पास बैठा लिया। वो उत्सुकता से मेरी ओर देखकर मुस्कुराई। मैंने भी उसे घूरते हुए भौहें सिकोड़ी। उम्मीद थी कि वो समझ जाएगी कि मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसने मुझसे पूछा था। मैंने एस्मे का गीत चुना। यह एक आनंदमय गीत था, एक विजयी गीत था जो दिन के मूड के अनुकूल था। जैसे ही मैंने शुरुआत की, मैंने अपनी आंखों के कोने से बेला की प्रतिक्रिया देखी। मुझे चाबियां देखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं उसे यह महसूस नहीं कराना चाहता था कि उसकी जांच की जा रही है। पहले कुछ कदम उठाने के बाद ही उसका मुंह खुला रह गया। जेस्पर फिर से हंसा। इस बार एलिस भी उसके साथ शामिल हो गई। बेला अकड़ गई, लेकिन मुड़ी नहीं। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसकी नज़र मेरी उंगलियों पर ही थी, जो कुंजियों पर चलते समय उनका पीछा कर रही थीं। मैंने एलिस को सीढ़ियों की ओर उछलते हुए सुना। उसी समय कार्लिसले ने सोचा, ठीक है, अब शायद हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। हम उसे परेशान नहीं करना चाहते। एस्मे निराश थी, लेकिन वह एलिस के पीछे पीछे ऊपर चली गई। वे सभी दिखावा कर रहे थे कि यह बस एक सामान्य दिन था, कि हमारे घर के अंदर किसी इंसान का होना कोई बड़ी बात नहीं थी। एक एक करके वे उन कामों में लग गए जो वे तब कर रहे होते अगर मैं उस नश्वर को घर नहीं लाता। बेला अभी भी पूरी तरह से मेरे हाथों की हरकत पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, लेकिन मुझे लगा कि वह पहले जैसी उत्सुक नहीं थी। उसकी भौहें उसकी आंखों पर दबाव डाल रही थीं। मुझे उसका भाव समझ में नहीं आया। मैंने उसे खुश करने की कोशिश की, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना सिर घुमाया और एक बार आंख मारी। इससे आमतौर पर वह मुस्कुरा देती थी। क्या तुम्हें ये पसंद है? मैंने पूछा। उसका सिर एक ओर झुक गया और फिर उसे कुछ सूझा। उसकी आंखें फिर से बड़ी हो गईं। ये तुमने लिखा है, उसने कहा। उसका स्वर अजीब तरह से आरोपात्मक था। मैंने सिर हिलाया और कहा, यह एस्मे की पसंदीदा है, जैसे कि मैं माफ़ी मांग रहा था, हालांकि मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बहाना बनाने की कोशिश कर रहा था। बेला मुझे घूर रही थी, अजीब तरह से उदास। उसकी आंखें बंद थीं और उसका सिर धीरे धीरे एक तरफ से दूसरी तरफ हिल रहा था। क्या हुआ? मैंने पूछा। उसने अपनी आंखें खोली और अंततः मुस्कुराई, लेकिन ये खुशी वाली मुस्कान नहीं थी। उन्होंने स्वीकार किया, मैं स्वयं को बहुत ही तुच्छ महसूस कर रही हूँ। मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। मुझे लगा कि एस्मे के दिखावे के बारे में पहले कहे गए शब्द ही मामले का सार थे। उसका यह विचार कि मेरा संगीत बेला के दिल के उन कोनों को जीत लेगा जो दुविधा में है, स्पष्ट रूप से गलत था। कैसे समझाऊं कि ये सारी चीज़ें जो मैं कर सकता था, जो चीज़ें मेरे होने की वजह से इतनी आसानी से मिल जाती थीं, वे पूरी तरह से निरर्थक थीं। वे मुझे खास या श्रेष्ठ नहीं बनाती थीं। उसे कैसे दिखाऊं कि मैं जो कुछ भी था, वह मुझे उसके लायक बनाने के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं था। कि वह महान लक्ष्य थी जिसे पाने की मैं इतने लंबे समय से कोशिश कर रहा था। मैं सिर्फ एक ही तरीका सोच सकता था। मैंने एक सरल पुल बनाया और एक नए गीत में बदल गया। अब वो मेरी अभिव्यक्ति देख रही थी और उम्मीद कर रही थी कि मैं जवाब दूंगा। मैंने तब तक इंतज़ार किया जब तक कि मैं धुन की मुख्य संरचना तक नहीं पहुंच गया। उम्मीद थी कि वह इसे पहचान लेगी। आपने ही इसे प्रेरित किया है, मैंने धीरे से कहा। क्या वह महसूस कर सकती थी कि यह संगीत मेरे अस्तित्व के मूल से कैसे आया? और यह कि मेरा मूल, मेरे बाकी सब कुछ के साथ, पूरी तरह से उस पर केंद्रित था। कुछ पलों के लिए, मैंने गाने के सुरों को उन जगहों पर भरने दिया, जहां मेरे शब्द कभी नहीं भर पाते। जैसे जैसे मैं बजाता गया, धुन फैलती गई,
अपनी पिछली छोटी कुंजी से दूर होती गई, अब एक सुखद समाधान की ओर बढ़ रही थी। मैंने सोचा कि मुझे उसके पहले के डर को दूर करना चाहिए। वे तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हें पता है। खास तौर पर एस्मे। बेला शायद खुद ये देख पाई थी। वह अपने कंधे के ऊपर से झांकने के लिए मुड़ी, वे कहाँ चले गए? मुझे लगता है कि यह बहुत ही सूक्ष्मता से हमें कुछ गोपनीयता प्रदान कर रहा है। वे मुझे पसंद करते हैं, उसने कराहते हुए कहा। लेकिन रोज़ली और एम्मेट। मैंने अधीरता से अपना सिर हिलाया। रोज़ली की चिंता मत करो, वह आ जाएगी आसपास। वह अपने होठों को सिकोड़ते हुए बोली, एम्मेट। ठीक है, वह सोचता है कि मैं पागल हूँ, ये सच है। मैं एक बार हंसा, लेकिन उसे तुमसे कोई परेशानी नहीं है। वह रोज़ली को समझाने की कोशिश कर रहा है। उसके होठों के कोने नीचे खींच गए। आखिर उसे क्या परेशान कर रहा है? मैंने एक सांस ली और धीरे धीरे सांस छोड़ी। मैं सिर्फ सबसे ज़रूरी बातें कहना चाहता था और उन्हें कम से कम परेशान करने वाले तरीके से कहना चाहता था। रोज़ली को सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात से होती है कि हम क्या हैं, मैंने समझाया। उसके लिए यह मुश्किल है कि कोई बाहरी व्यक्ति सच्चाई को जाने। और वह थोड़ी ईर्ष्यालु है। रोज़ली मुझसे ईर्ष्या करती है। उसने ऐसा कहा मानो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं मजाक कर रहा हूँ। मैंने कंधे उचका दिए। तुम इंसान हो, वह भी चाहती है कि वह इंसान होती। ओह, इस रहस्योद्घाटन ने उसे एक पल के लिए चौंका दिया, लेकिन फिर भौहें तन गईं। यद्यपि जैस्पर ने जैसे ही हम पर ध्यान देना बंद किया, यह एहसास कि सब कुछ बिल्कुल स्वाभाविक और सहज था, फीका पड़ गया। मैंने कल्पना की कि वह उस प्रभाव के बिना उसके परिचय को याद कर रही थी, और पहली बार उसने उनके बीच जो बड़ी जगह छोड़ी थी, उसकी विचित्रता को देख रही थी। ये वास्तव में मेरी गलती है। मैंने तुमसे कहा था कि वो हमारी जीवनशैली को आजमाने वाला सबसे हालिया व्यक्ति था। मैंने उसे चेतावनी दी थी कि वो हमसे दूरी बनाए रखे। मैंने ये शब्द हल्के से कहे थे, लेकिन एक सेकंड बाद ही बेला कांप उठी। एस्मे और कार्लिसले, उसने जल्दी से पूछा, जैसे कि वह किसी नए विषय के लिए उत्सुक हो। मुझे खुश देखकर खुश हो। असल में एस्मे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास तीसरी आंख और जालीदार पैर होते। इस पूरे समय वह मेरे बारे में चिंतित रही है। उसे डर था कि मेरे ज़रूरी मेकअप में कुछ कमी रह गई है, कि जब कार्लिसले ने मुझे बदला था तब मैं बहुत छोटी थी। वह बहुत खुश है। हर बार जब मैं तुम्हें छूता हूँ, तो वह संतुष्टि से घुट जाती है। उसने अपने होंठ सिकोड़े। एलिस बहुत उत्साही लगती है। मैंने अपना धैर्य बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन मुझे अपने जवाब में बर्फ की धार सुनाई दी। एलिस का चीज़ों को देखने का अपना नजरिया है। हमारी बातचीत के दौरान उसका चेहरा तनावग्रस्त था, लेकिन अचानक वह मुस्कुराने लगी। और तुम यह नहीं बताओगे, है न? बेशक उसने एलिस के बारे में किसी भी उल्लेख पर मेरी सभी अजीब प्रतिक्रियाओं को नोटिस किया था। मैं बहुत चालाक नहीं था। कम से कम अब वह मुस्कुरा रही थी, मुझे पकड़कर खुश थी। मुझे यकीन था कि उसे नहीं पता था कि मैं एलिस से क्यों चिढ़ रहा था। बस मुझे ये बताना कि उसे पता है कि मैं उससे कुछ छिपा रहा हूँ, अब उसके लिए काफ़ी था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे नहीं लगा कि वो मुझसे कोई जवाब देने की उम्मीद कर रही थी। तो कार्लिसले तुम्हें पहले क्या बता रहा था? उसने पूछा। मैंने भौहें सिकोड़ी। क्या तुमने ये नोटिस किया? खैर, मुझे पता था कि मुझे उसे यह बताना चाहिए। बिल्कुल, मुझे वह हल्की सी सिहरन याद आई जब मैंने उसे जैस्पर के बारे में बताया था। मुझे उसे फिर से डराना अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसे डरना चाहिए। वो मुझे कुछ खबर बताना चाहता था, मैंने स्वीकार किया। उसे नहीं पता था कि यह ऐसी बात है जिसे मैं तुम्हारे साथ साझा करूंगी या नहीं। वो सतर्क होकर सीधी होकर बैठ गई। क्या तुम करोगी? मुझे ऐसा करना ही होगा, क्योंकि मैं अगले कुछ दिनों या सप्ताहों में थोड़ा अत्यधिक सुरक्षात्मक होने जा रहा हूं और मैं नहीं चाहता कि आप ये सोचें कि मैं स्वाभाविक रूप से अत्याचारी हूं। मेरी बातों से उसे सहजता महसूस नहीं हुई। क्या हुआ? उसने पूछा। कुछ भी गलत नहीं है, बिल्कुल। एलिस को बस कुछ आगंतुकों के आने की उम्मीद है।
वे जानते हैं कि हम यहाँ हैं और वे उत्सुक हैं। उसने फुसफुसाते हुए मेरी बात दोहराई, आगंतुक। हाँ, खैर, वे हमारे जैसे नहीं हैं, बेशक उनकी शिकार करने की आदतें, मेरा मतलब है। वे शायद शहर में बिल्कुल भी नहीं आएंगे, लेकिन मैं निश्चित रूप से आपको अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दूंगा जब तक वे चले नहीं जाते। वो इतनी जोर से कांप रही थी कि मुझे नीचे की बेंच में हलचल महसूस हो रही थी। आखिरकार एक तर्कसंगत जवाब। मैंने बड़बड़ाया। मैंने उन सभी भयावह चीज़ों के बारे में सोचा जो उसने बिना किसी झिझक के मेरे बारे में स्वीकार कर ली थीं। जाहिर है, केवल अन्य पिशाच ही डरावने थे। मुझे लगने लगा था कि तुम में आत्मसंरक्षण की कोई भावना नहीं है। उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और फिर से मेरे हाथों को कुंजियों पर चलते हुए देखने लगी। कुछ सेकंड के बाद उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे सांस छोड़ी। क्या उसने एक और जागते हुए बुरे सपने को इतनी आसानी से समझ लिया था? ऐसा ही लग रहा था। अब उसने कमरे की जांच की। उसका सिर धीरे धीरे घूम रहा था क्योंकि वह मेरे घर की जांच कर रही थी। मैं कल्पना कर सकता था कि वह क्या सोच रही होगी। यह आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है न? मैंने अनुमान लगाया। वह अभी भी अपनी आंखों से सूची बना रही थी। नहीं, मुझे आश्चर्य हुआ कि उसे सबसे अधिक आश्चर्य किस बात ने दिया था। हल्के रंग, विशाल जगह का खुलापन, खिड़कियों की दीवार। ये सब एस्मे ने बहुत सावधानी से डिज़ाइन किया था, किसी तरह के किले या शरणस्थल जैसा न लगे। मैं यह अनुमान लगा सकता हूँ कि एक सामान्य इंसान ने क्या भविष्यवाणी की होगी। कोई ताबूत नहीं, कोनों में खोपड़ियाँ नहीं रखी हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ मकड़ी के जाले भी हैं। यह आपके लिए कितनी निराशा की बात होगी। उसने मेरे मजाक पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये बहुत हल्का है, बहुत खुला है। यह एकमात्र स्थान है जहाँ हमें कभी छिपना नहीं पड़ता। जब मैं उस पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, तो मैं जो गाना बजा रहा था, वह अपनी जड़ों की ओर वापस चला गया था। मैंने खुद को सबसे निराशाजनक क्षण के बीच में पाया, वह क्षण जब स्पष्ट सत्य अपरिहार्य था। बेला जैसी थी, वो परिपूर्ण थी। मेरी दुनिया से कोई भी हस्तक्षेप एक त्रासदी थी। गीत को सहेजने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। मैंने इसे पहले की तरह ही समाप्त होने दिया, उसी दिल टूटने के साथ। कभी कभी यह मानना बहुत आसान था कि बेला और मैं एक साथ सही थे। उस पल में, जब आवेग ने नेतृत्व किया और सब कुछ इतना स्वाभाविक रूप से हुआ, मैं विश्वास कर सकता था। लेकिन जब भी मैंने इसे तार्किक रूप से देखा, बिना भावना को तर्क पर हावी होने दिया, तो ये स्पष्ट था कि मैं केवल उसे चोट पहुंचा सकता था। धन्यवाद, वह फुसफुसाया। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। जब मैं देख रहा था, उसने जल्दी से अपनी निचली पलकों पर उंगलियां पोंछी और नमी को दूर भगाया। ये दूसरी बार था जब मैंने बेला को रोते हुए देखा था। पहली बार मैंने उसे चोट पहुंचाई थी, जानबूझकर नहीं, लेकिन फिर भी, ये कहकर कि हम कभी साथ नहीं हो सकते, मैंने उसे दर्द पहुंचाया था। अब वो रो पड़ी क्योंकि मैंने उसके लिए जो संगीत बनाया था, उसने उसे छू लिया था। खुशी के कारण उसके आंसू। मुझे आश्चर्य हुआ कि उसने इस अनकही भाषा को कितना समझा होगा। उसकी बाईं आंख के कोने में अभी भी एक आंसू चमक रहा था, जो कमरे की चमक में चमक रहा था। उसका एक छोटा, स्पष्ट टुकड़ा, एक क्षणभंगुर हीरा। किसी अजीब सहज प्रवृत्ति पर काम करते हुए, मैंने अपनी उंगलियों से उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। मेरी त्वचा पर गोल गोल, मेरे हाथ के हिलने पर यह चमक उठा। मैंने तेजी से अपनी उंगली को अपनी जीभ से छुआ, उसके आंसू का स्वाद चखा, उसके इस छोटे से कण को अपने अंदर समाहित किया। कार्लिसले ने हमारी अमर शारीरिक रचना को समझने की कोशिश में कई साल बिताए थे। यह एक कठिन काम था, जो ज्यादातर धारणा और अवलोकन पर आधारित था। अध्ययन के लिए पिशाच शव उपलब्ध नहीं थे। हमारी जीवन प्रणालियों की उनकी सबसे अच्छी व्याख्या ये थी कि हमारी आंतरिक कार्यप्रणाली सूक्ष्म रूप से छिद्रपूर्ण होनी चाहिए। हालांकि हम कुछ भी निगल सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर ने रक्त को ग्रहण कर लिया। वो रक्त हमारी मांसपेशियों में अवशोषित हो गया और ईंधन प्रदान किया। जब ईंधन समाप्त हो गया,
तो हमारी प्यास बढ़ गई और हमें अपनी आपूर्ति को फिर से भरने के लिए प्रेरित किया। रक्त के अलावा कुछ भी हमारे शरीर में नहीं चल रहा था। मैंने बेला के आंसू को निगल लिया। शायद यह मेरे शरीर से कभी नहीं निकलेगा। उसके मुझे छोड़ने के बाद, अकेलेपन के इतने साल बीत जाने के बाद, शायद उसका ये टुकड़ा हमेशा मेरे अंदर रहेगा। वह उत्सुकता से मेरी ओर देखने लगी, लेकिन मेरे पास उसे समझाने का कोई समझदारी भरा तरीका नहीं था। इसके बजाय मैं उसकी पिछली जिज्ञासा पर लौट आया। क्या आप घर का बाकी हिस्सा देखना चाहेंगे? मैंने पूछा। कोई ताबूत नहीं है? उसने दोबारा पूछा। मैं हंसा और खड़ा हो गया, उसे पियानो बेंच से खींच लिया। कोई ताबूत नहीं। मैं उसे ऊपर दूसरी मंजिल पर ले गया। उसने पहली मंजिल का अधिकांश हिस्सा देख लिया था। अप्रयुक्त रसोई और भोजन कक्ष को छोड़कर बाकी सब सामने के दरवाजे से दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, उसकी दिलचस्पी स्पष्ट होती गई। उसने रेलिंग, पीली लकड़ी के फर्श, ऊपर के दालान में लगी तस्वीरों के फ्रेम वाली पैनलिंग सबका अध्ययन किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी परीक्षा की तैयारी कर रही हो। मैंने प्रत्येक कमरे के मालिक का नाम बताया जिसके पास से हम गुजरे, और उसने प्रत्येक नाम के बाद सिर हिलाया, प्रश्नोत्तरी के लिए तैयार। मैं कोने से निकलकर सीढ़ियों की अगली सीढ़ी पर चढ़ने ही वाला था, लेकिन बेला अचानक रुक गई। मैंने देखा कि वह किस चीज़ को इतनी हैरानी से देख रही थी। आह, आप हंस सकते हैं, मैंने कहा। यह एक तरह से विडंबना है। वह नहीं हंसी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया जैसे कि वह वहां लटके हुए मोटे ओक क्रॉस को छूना चाहती हो, जो उसके पीछे हल्के रंग की लकड़ी के सामने गहरा और उदास दिख रहा था, लेकिन उसकी उंगलियां उससे छू नहीं पाईं। ये बहुत पुराना होगा, बेला ने धीरे से कहा। मैंने कंधे उचका दिए। लगभग 1630 के दशक की शुरुआत। उसने मेरी तरफ देखा, उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था। तुमने इसे यहाँ क्यों रखा है? पुरानी यादें। ये कार्लिसले के पिता की थी। वह प्राचीन वस्तुएं एकत्रित करता था। उसने सुझाव दिया, ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले से ही जानती हो। उसका अनुमान गलत था। नहीं, मैंने जवाब दिया। उन्होंने इसे खुद ही उकेरा था। यह पादरी के निवास में उपदेश देने वाले मंच के ऊपर की दीवार पर टंगा था। बेला ने क्रॉस की तरफ देखा, उसकी नज़र गहरी थी। वो कुछ देर तक हिली नहीं। इतना समय बीत गया कि मैं फिर से चिंतित होने लगा। क्या तुम ठीक हो? मैंने धीरे से पूछा। कार्लिसल की उम्र कितनी है? उसने तुरंत पूछा। मैंने आह भरी, पुरानी घबराहट को शांत करने की कोशिश करते हुए। क्या ये कहानी बहुत ज्यादा होगी? मैंने समझाते हुए उसके चेहरे पर हर मिनट की मांसपेशियों की हरकत पर ध्यान दिया। उसने अभी अभी अपना 362वां जन्मदिन मनाया है, या लगभग वैसा ही। कार्लिसले ने एस्मे की खातिर एक दिन चुना था, लेकिन यह उसका सबसे अच्छा अनुमान था। कार्लिसल का जन्म लंदन में 1640 के दशक में हुआ था, उनका मानना है। तब आम लोगों के लिए समय का सही पता नहीं लगाया जाता था। हालांकि ये क्रॉमवेल के शासन से ठीक पहले की बात है। वो एक एंग्लिकन पादरी का इकलौता बेटा था। उसे जन्म देते समय उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। उसके पिता एक असहिष्णु व्यक्ति थे। जैसे ही प्रोटेस्टेंट सत्ता में आए, वह रोमन कैथोलिक और अन्य धर्मों के लोगों के उत्पीड़न में उत्साही हो गया। वह बुराई की वास्तविकता में भी बहुत दृढ़ता से विश्वास करता था। उसने चुड़ैलों, वेयरवुल्फ और पिशाचों के शिकार का नेतृत्व किया। वह ज्यादातर समय एक अच्छा दिखावा करती रही, मानो वह तथ्यों से खुद को अलग कर रही हो। लेकिन जब मैंने पिशाच शब्द बोला, तो उसके कंधे अकड़ गए और उसने एक सेकंड के लिए अपनी सांस रोक ली। उन्होंने बहुत से निर्दोष लोगों को जला दिया। बेशक, जिन असली प्राणियों की वह तलाश कर रहा था, उन्हें पकड़ना इतना आसान नहीं था। ये बात कार्लिसले को अभी भी सताती है कि उसके पिता ने कितने निर्दोष लोगों की हत्या की थी। और इससे भी ज्यादा, वे हत्याएं जिनमें कार्लिसले अनिच्छा से शामिल था। मैं उसके लिए खुश था कि यादें धुंधली हो गई थीं और हमेशा और भी धुंधली होती जा रही थीं। मैं कार्लिसले के मानव वर्षों की कहानियों को उतना ही जानता था जितना कि मैं अपने बारे में जानता था। जब मैंने लंदन की एक प्राचीन कोवेन की उसकी दुर्भाग्यपूर्ण खोज का वर्णन किया,
तो मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या यह उसे बिल्कुल भी वास्तविक लगेगा। यह अप्रासंगिक इतिहास था, एक ऐसे देश में स्थापित जिसे उसने कभी नहीं देखा था, उसके अपने अस्तित्व से इतने सालों से अलग था कि उसके पास इसका कोई संदर्भ नहीं था। हालांकि जब मैंने कार्लिस्ले पर हुए हमले का वर्णन किया, जिसने उसके साथियों को मार डाला था, तो वह मंत्रमुग्ध लग रही थी, लेकिन मैंने उन विवरणों को ध्यान से छोड़ दिया जिन पर मैं नहीं चाहता था कि वह विस्तार से बताए। जब प्यास से प्रेरित पिशाच ने अपना सिर घुमाया और अपने पीछा करने वालों पर गिर पड़ा, तो उसने कार्लिस्ले को अपने विष से ढके दांतों से केवल 2 बार काटा था, एक बार उसके फैले हुए हाथ की हथेली पर और एक बार उसके बाइसेप के माध्यम से। यह एक हाथापाई थी। पिशाच ने बाकी भीड़ के बहुत अधिक होने से पहले 4 लोगों को जल्दी से वश में करने के लिए संघर्ष किया। करीब इस घटना के बाद कार्लिस्ले ने ये सिद्धांत बनाया कि पिशाच उन सभी को खत्म करने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसने अधिक भरपूर भोजन के बजाय आत्मरक्षा को चुना। जितने लोगों को वो उठा सकता था, उन्हें पकड़कर भाग गया। बेशक ये भीड़ से आत्मरक्षा नहीं थी, अपने कच्चे हथियारों के साथ वे 50 आदमी उसके लिए तितलियों के बहुरूपदर्शक से ज्यादा खतरनाक नहीं थे। हालांकि वोल्टुरी 1000 मील से भी कम दूरी पर थे। इस बिंदु तक उनके कानून एक सहस्राब्दी के लिए स्थापित हो चुके थे और उनकी मांग की हर अमर सभी के लाभ के लिए विवेक का प्रयोग करे, सार्वभौमिक रूप से स्वीकार की गई थी। लंदन में एक पिशाच के देखे जाने की कहानी, जिसे सबूत के तौर पर सूखे शवों के साथ 50 गवाहों ने प्रमाणित किया था, वोल्टेरा में अच्छी तरह से नहीं चली होगी। कार्लिस्ले के घाव की प्रकृति दुर्भाग्यपूर्ण थी। उसके हाथ में घाव किसी भी बड़ी वाहिका से बहुत दूर था। उसके हाथ में कटने से ब्रैकल धमनी और बेसिलिक नस दोनों छूट गए थे। इसका मतलब था कि विष का फैलाव बहुत धीमा था और संक्रमण काल लंबा था। खून की नश्वर से अमर में परिवर्तन सबसे दर्दनाक चीज थी जिसे हम में से किसी ने कभी अनुभव किया था, इसलिए कम से कम कहें तो इसका विस्तारित संस्करण आदर्श नहीं था। मैं उसी विस्तारित संस्करण के दर्द को जानता था। कार्लिस्ले को ये निश्चित नहीं था कि उसने मुझे अपना पहला साथी कब बनाना है। उसने वोल्टुरी सहित अन्य अधिक अनुभवी पिशाचों के साथ बहुत समय बिताया था और वह जानता था कि बेहतर जगह पर काटने से जल्दी रूपांतरण होगा। हालांकि उसे अपने जैसा कोई दूसरा पिशाच कभी नहीं मिला था। बाकी सभी खून और शक्ति के प्रति आसक्त थे। कोई भी अन्य व्यक्ति उसके जैसा दयालु, अधिक पारिवारिक जीवन नहीं चाहता था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसका धीमा रूपांतरण और उसके संक्रमण के कमजोर प्रवेश बिंदु किसी तरह से इस अंतर के लिए जिम्मेदार थे। इसलिए अपने पहले बेटे को बनाते समय उसने अपने घावों की नकल करना चुना। उसे हमेशा इस बात का बुरा लगता था, खासकर जब उसने बाद में पाया कि रूपांतरण की विधि का वास्तव में नए अमर के व्यक्तित्व और इच्छाओं पर कोई असर नहीं था। जब उसे ऐस्मे मिली तो उसके पास प्रयोग करने का समय नहीं था। वो मौत के बहुत करीब थी, जितना मैं था। उसे बचाने के लिए उसके शरीर में जितना संभव हो सके उतना जहर पहुंचाना जरूरी था। कुल मिलाकर मेरे साथ किए गए प्रयासों की तुलना में ये बहुत अधिक उन्मत्त प्रयास था और फिर भी इसमें हम सभी में सबसे कोमल थी और कार्लिस्ले सबसे मजबूत है। अब मैंने बेला को उसके असाधारण अनुशासित रूपांतरण के बारे में जो कुछ भी बता सकता था, बताया। मैंने पाया कि मैं उन चीज़ों को संपादित कर रहा था जो शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं कार्लिस्ले के बारे में अधिक नहीं सोचना चाहता था। असहनीय दर्द। शायद इस प्रक्रिया के बारे में उसकी स्पष्ट जिज्ञासा को देखते हुए ये वर्णन करना एक अच्छी बात होती। शायद यह उसे और अधिक जानने की इच्छा से रोकता। तब ये सब खत्म हो गया था, मैंने समझाया, और उसे एहसास हुआ कि वह क्या बन गया था। इस दौरान जब मैं अपनी जानी पहचानी कहानी सुना रहा था तो मैं अपने विचारों में खोया हुआ था। मैं उसकी प्रतिक्रियाओं को देख रहा था। ज्यादातर समय उसने अपने चेहरे पर एक ही भाव बनाए रखा। मुझे लगता है कि उसका मतलब था कि वह ध्यानपूर्वक दिलचस्पी दिखा रही थी, किसी भी अनावश्यक भावनात्मक झटकों से पूरी तरह रहित। हालांकि उसने खुद को इतना कठोर बना रखा था कि उसकी चाल विश्वसनीय नहीं थी। उसकी जिज्ञासा वास्तविक थी, लेकिन मैं जानना चाहता था कि वह वास्तव में क्या सोचती है।
न कि वह क्या चाहती थी कि मैं सोचूं कि वह क्या सोचती है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैंने पूछा। मैं ठीक हूँ, उसने अपने आप ही उत्तर दिया, लेकिन उसका मुखौटा थोड़ा खिसक गया। फिर भी मैं उसके चेहरे पर सिर्फ इतना पढ़ पाया कि और जानने की इच्छा थी, इसलिए ये कहानी उसे डराने के लिए पर्याप्त नहीं थी। मुझे उम्मीद है कि आपके पास मेरे लिए कुछ और प्रश्न होंगे। वह मुस्कुराई, पूरी तरह से आत्मसंयमी, निडर लग रही थी। कुछ, मैंने भी मुस्कुराकर कहा, तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ।